नमस्कार दोस्तों। जैसा कि मैंने आज आपको सूचित किया था कि आज आपके लिए कुछ न कुछ मैंने एक सरप्राइज़ प्लान किया है। अब वो सरप्राइज़ क्या है? इसके ऊपर हम सिर्फ़ 1 से 2 मिनट बात करेंगे। उसके ऊपर सीधा अपन जो सरप्राइज़ है इसके ऊपर काम करना आज ही से शुरू कर लेंगे और रेगुलर काम करेंगे। अब क्योंकि कई बच्चे मुझे सीधे पूछते हैं कि सर इसका क्या शेड्यूल है, क्या नहीं है? तो मैं सारी चीज़ें अभी अगले 2 या 3 मिनट में सारी चीज़ें ब्रीफ़ कर दूँगा। उसके बाद में यार अपन सीधे काम पे लगेंगे। ये पार्लियामेंट मैंने यहाँ पे क्यों लिखा उसकी वजह अभी आपको समझ में आ जाएगी। देखो यार, मैं आप लोगों के साथ में पिछले 15 से 20 दिन से काम कर रहा हूँ। लास्ट 15 से 20 दिन से आप लोगों के साथ में काम कर रहा हूँ। आपसे आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ मेंस के लिए। लेकिन मैंने यार एक चीज़ आपके लिए कॉमन देखी कि आप में से बहुत सारे लोगों का आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं है। मुझे नहीं पता यार आपने कहाँ से फाउंडेशन पढ़ा, बट आपके फाउंडेशन पढ़ने में पहली बात तो आप सिर्फ़ याद करने पे ज़ोर दे रहे हो, जिसका यूपीएससी के लिए यार कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दूसरी बात ये है कि यार आप जो भी पढ़ के आए हो उसके लिए आपके टॉपिक की समझ आपको बहुत कम है। आपको कुछ बस फैक्ट याद हैं, आपको अगर वो फैक्ट टाइम पे याद आ जाते हैं तो आप लिख देते हो, नहीं याद आते हैं तो आप नहीं लिखते हो। तो यार इसी चीज़ को मैंने देखते हुए देखा यार, इससे तो फिर बच्चों का प्रीलिम्स भी पास नहीं होगा। मेंस तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि जब तक आपको यार कोई बात समझ में नहीं आएगी, पूरी तरह से उस टॉपिक को आपको अंडरस्टैंड नहीं किया, आपको व्यावहारिक रूप से आपको समझा हुआ नहीं है, उसके क्या प्रॉब्लम्स आप कैसे समझ लोगे? देखो यार, आपके मन में अगर ऐसा है कि मेंस में अगर प्रश्न आपके सीधे किताब में से आ जाएँगे तो आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसे प्रश्न आते नहीं है मेंस में। मेंस में हमेशा प्रश्न जो भी आएगा अप्लाइड टाइप का आएगा, कुछ इश्यूज पे आएगा। तो उसको इश्यूज को हम तब टैकल कर पाएँगे जब आपको उस टॉपिक को लेके आपको गहरी समझ होगी। तो हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब इसके लिए हमने क्या किया है? तो देखो, हम पहले तो ऐसे कर रहे थे आपको सीधी मेंस की आंसर राइटिंग करवा रहा था वो सारी चीज़ें। अब मैंने ऐसा प्लान किया है कि अब हम कुछ फाउंडेशन करवाएँगे। अब मैं फाउंडेशन कौन-कौन से सब्जेक्ट का करवाने वाला हूँ, उसको मैं ब्रीफ में यहीं पे लिख रहा हूँ। कब-कब क्लास आएँगी, कब आएगी, वो सारी चीज़ें आपको मैं यहीं डिटेल में बता देता हूँ। अभी 2 से 3 मिनट का मुझे समय दीजिए। देखो यार, सारी क्लासें तो करवाना मेरे लिए भी संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं उनको करवा नहीं सकता हूँ। मैं अपनी इतनी योग्यता रखता हूँ पिछले 5 साल में जो भी मैंने सीखा समझा इस यूपीएससी की तैयारी के दौरान, इतने में अपनी समझ रखता हूँ कि आपको अगर मैं पढ़ाने बैठूँगा तो यार हर चीज़ को आपको डिटेल में समझाने की ताकत रखता हूँ। लेकिन चूँकि वो व्यावहारिक नहीं है, मेरे पास भी इतना समय नहीं है, चूँकि मैं भी आपके साथ में अटेम्प्ट दे रहा हूँ। बट कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसका अगर आपको मैं फाउंडेशन अच्छे से करवा दूँ, तो आप यार सभी सब्जेक्ट का आंसर दे पाएँगे। अब वो चीज़ें कौन-सी हैं? जैसे एक तो आपका पहला सब्जेक्ट जो है आपका पॉलिटी। अब पॉलिटी की आपकी समझ बेहतरीन होनी ज़रूरी है। इसकी समझ 2 तरीके से ज़रूरी है। एक तो पहला कि आपके प्रीलिम्स में जो पेपर होता है, उसमें अगर आपका पॉलिटी यार वीक है, अगर आपके कांसेप्ट अच्छे नहीं है पॉलिटी के, तो वो ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सभी बच्चे जो अच्छे सीरीज़ की तैयारी करके आते हैं, वो अपना सभी लोग क्वेश्चंस को सही करेंगे। बट अगर आपका फाउंडेशन अच्छा नहीं, तो आप वहाँ पे मात खा जाएँगे यार। तो इसके लिए पहला तो आपका पॉलिटी का जो सेक्शन है, वो इसलिए तैयार होना चाहिए कि क्योंकि प्रीलिम्स में सभी बच्चों का वो अच्छा होता है नॉर्मली। इसलिए नहीं कि फैक्ट के मामले में, फैक्ट तो सब बच्चे याद कर लेते हैं, एक एसएससी का बच्चा भी याद कर लेता है। मैं बात कर रहा हूँ यार कि उसको ठीक से समझ के आया वो बच्चा, जिसके भी प्रीलिम्स पास हो रहा है। तो पॉलिटी आपका फाउंडेशन इसलिए सही होना चाहिए। तो एक तो बात हो गई ये। दूसरी आपके मन में आएगी कि सर ये तो एक बात हुई, पॉलिटी का और कहाँ पे होना चाहिए? दूसरा अपन कहेंगे कि मेंस में एक पॉलिटी का जो जीएस पेपर 2 है, मेंस में जीएस पेपर आपका 2 है, उसके अंदर पॉलिटी का पूरा बड़ा सेक्शन है। अगर वहाँ पे आपने पॉलिटी को ठीक से नहीं समझा है, उसके इश्यूज को ठीक से नहीं समझा है, उसके टॉपिक को बहुत गहराई से माइन्यूट लेवल पे जाके नहीं समझा है, तो यार आपकी सारी जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगी। क्योंकि इसमें कम से कम पॉलिटी से 120 से 130 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। वो तो है ही। इसके अलावा आप अगर पॉलिटी के जीएस पेपर 2 के अंदर पॉलिटी का सेक्शन, तो वो तो आपके समझ में आएगा ही, वहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन वाली बातें लिखी हुई वो तो करना ही है। उसके अलावा यार आप जब गवर्नेंस के टॉपिक करेंगे, तो आपको गवर्नेंस को समझने के लिए आपके पास में, जिसको अपन हिंदी में कहेंगे तो शासन लिखा हुआ है, प्रशासन वाला जो टॉपिक है, उसको अगर आपको ठीक से करना है, तो उसके लिए भी आपको यार पॉलिटी का अच्छी समझ होनी चाहिए। क्योंकि गवर्नेंस करने के लिए भी आपको पॉलिटी तो आनी चाहिए ना, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होना चाहिए। जब आपको पॉलिटी के रूल्स, रेगुलेशंस, उसके संविधान के प्रावधान, उनके ऊपर गहरी समझ नहीं है, तो आप गवर्नेंस के बारे में कैसे ऐसे तो उत्तर लिख सकते हैं? तो आपको वहाँ पे चाहिए। फिर इसके बाद में आपको जो भी इंटरनेशनल रिलेशंस के आंसर लिखने हैं, कि 2 देशों के इंटर रिलेशंस कैसे चल रहे हैं, कैसे पॉलिटिक्स होती है। जब तक आपको अपने देश के संविधान की मर्यादा, उसके फाउंडेशन के बारे में जानकारी नहीं होगी,
तब तक आपसे ये कैसे अपन उम्मीद कर लें कि आप अच्छे गवर्न अपन इंटरनेशनल लेवल पे अपने देश की क्या पॉलिसीज है, किसको लेके हमारी प्राथमिकता है, उसको कैसे आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे? तो वो भी चीज़ है। दूसरा यार, दिनों दिन जो करंट अफेयर आता है, करंट अफेयर के लिए जो समझ चाहिए वो भी आपको पॉलिटी की समझ होनी चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी टॉपिक जो होगा जाके सीधा पॉलिटी से रिलेट होगा। उसके अलावा आपका जो इथिक्स वाला टॉपिक है, इथिक्स जो आपका टॉपिक है उसके अंदर आपको सिविल सर्वेंट्स की जो भूमिका है उसके बारे में पढ़ना है। अब एक सिविल सर्वेंट हमेशा जब भी काम करता है वो संविधान के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार ही काम करता है। तो आप अपने कोई भी आंसर लिखोगे इथिक्स का, उसके अंदर आपको बार बार संविधान के अच्छे प्रावधानों का रेफरेंस देना पड़ेगा। गवर्नेंस के जो आप टॉपिक पढ़ते हैं उनका लगभग गवर्नेंस और इथिक्स का जो टॉपिक है वो आपस में ओवरलैप है, तो आपको वो भी वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मोटे मोटे सेगमेंट है, वहां पे आपको समझ चाहिए। फिर उसके बाद अगर आप इंडियन सोसाइटी का भी आंसर लिख रहे हो यार, तो वहां पर भी अगर आप महिलाओं के लैंगिक न्याय की बात कर रहे हो, या फिर आप दलित वर्गों के लिए बात कर रहे हो, आप अल्पसंख्यक के लिए बात कर रहे हो, आप यार माइनॉरिटीज के लिए बात कर रहे हो, तब भी आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसके लिए अपन ने क्या फंडामेंटल राइट है इनके लोगों के लिए, इनके लिए कौन कौन से आयोग बनाए हुए हैं, उन आयोग का काम क्या है, वो कितने ठीक से फंक्शन कर रहे हैं, उसकी बॉडी में कौन से लोग शामिल है, क्या वास्तव में वो लोग शामिल है भी जो इनके लिए इस चीज को जानते हैं या नहीं जानते हैं। इसका मतलब जब हमने संविधान में अपने उस पार्ट को पढ़ेंगे जहाँ पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी या फिर एग्जीक्यूटिव बॉडी या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूटिव बॉडी के बारे में जब हम पढ़ेंगे, तो अपन यार वहां से अपन ये भी रिलेट कर पाएंगे कि यार इंडियन सोसाइटी में अपन यहाँ से सीधा रेफरेंस ले सकते हैं। उसके अलावा जब अपन लोग इंडियन सोसाइटी में अपन सीधा टॉपिक है सेक्युलरिज्म, अगर वहां पे उस टॉपिक को करना है तो अगर आपकी इंडियन पॉलिटी ठीक से नहीं समझ में होगी तो आप उसका आंसर नहीं कर सकते। फिर सोशल जस्टिस में भी वही सेम बात है। और इस तरह से पॉलिटी वो सेक्शन है जो यार आपके मेंस में पूरी तरह से कम आएगा। तो अगर इसकी समझ नहीं है तो मुझे लगता है आपका यहीं पे बेड़ा पार नहीं है। तो एक तो आपका पॉलिटी का फाउंडेशन बहुत गहराई से पता होना चाहिए, पहली बात ये हुई। उसके अलावा आपका जो सेकंड पॉइंट है उसके अंदर आपको ज्योग्राफी की जो समझ है वो आपको ठीक से होनी चाहिए। ज्योग्राफी की फाउंडेशन है वो आपका अच्छा होना चाहिए। ये में भी मैं कराऊंगा, पॉलिटी वाला मैं करवाऊंगा और ज्योग्राफी वाला भी मैं बहुत जल्दी आपके लिए करवाऊंगा। पहले पॉलिटी वाला अगर आप सेक्शन सेक्शन खत्म कर लेंगे उसके बाद अपन पॉलिट ये जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है इसको भी यार आप पूरे फाउंडेशन से शुरू करेंगे। फाउंडेशन भी समझाएंगे, इसके साथ में प्रीलिम्स के सारे पीवाईक्यू भी साथ में एनालिसिस करते रहेंगे। और इसके साथ में अपन लोग मेंस में कैसे प्रश्न बनते हैं रिसोर्सेज के ऊपर, जहाँ पे किसी भी कोचिंग संस्थान के द्वारा उसको टीचर को कवर नहीं करवाया जाता है, अपन यार उसको भी साथ में कवर करेंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी पूरा प्री और मेंस के लिए अच्छे से करेंगे, सारा डेटा जितने भी चीजें चाहिए मेंस का उत्तर लिखने के लिए। आपको कभी ये चीज रियलाइज नहीं होने देंगे कि यार आपका मेंस का उत्तर लिखने के लिए आपको कंटेंट के लिए कहीं पर भी कुछ करना पड़ रहा है। मैं सारा कंटेंट आपको यहीं पे दे दूंगा। और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर प्रीलिम्स के लिए तो हम अलग से एक सीरीज चला ही रहे हैं, अभी पॉलिटी की सीरीज चल रही है, उसको आप कंटिन्यू करिए, साथ में वो आती रहेगी संडे टू संडे। साथ में मेंस के जितने भी क्वेश्चंस हैं ये भी साथ में ध्यान रखें। जैसे मान लो अपन ने ये पार्लियामेंट वाला टॉपिक अभी हम पॉलिटी में शुरू करेंगे, जैसे ये खत्म होगा तो उसके बाद में जितने भी आज तक मेंस के पीवाईक्यू यहाँ से पूछे गए पार्लियामेंट सेक्शन से उन सबको डिस्कस कर लेंगे। सबके उत्तर भी मैं आपको डिस्कस करवा दूंगा। और आगे कौन से संभावित प्रश्न बन सकते हैं 10 प्रश्न की आपकी प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, आपसे उत्तर लेखन भी करवा दूंगा। जो भी बच्चे मेरे साथ में ग्रुप में जुड़े हुए हैं उनको यार मैं उनकी कॉपियां भी चेक कर लूंगा, उनके लिए कौन सी चीजें ठीक करनी है वो भी आपको यार करवा दूंगा। बस शर्तें आप इस चीज को ठीक से करते रहना, आप अपना फाउंडेशन मजबूत कर लोगे तो यार वो चीजें आपके उत्तर में रिफ्लेक्ट होगी। तो इस तरह से मैं जो चाहता हूँ वो चीज ये है। उसके अलावा ज्योग्राफी में ये करेंगे, ये तो दो मैं सीधा फाउंडेशन करवाऊंगा। इसके लिए फाउंडेशन का मतलब प्री मेंस सारी चीज से जब हम कोचिंग संस्थानों में जाते हैं तब वो जो जिस फाउंडेशन की बात करते हैं उसमें वो सिर्फ ये सोचते हैं कि आपको टॉपिक की समझ दे दें, उसमें भी वो कहीं ना कहीं चूक कर लेते हैं। वो बच्चों को समझ और जो एक ब्रेन स्टोरिंग वाली जो चीज होती है वो नहीं दिखाते बच्चों को। टीचर क्लास में गया, टीचर ने ही सोचा, टीचर ने बता दिया, बच्चों ने लिख लिया, घर पे आ गए, किसी ने रिवाइज किया, किसी ने नहीं किया। जिसने रिवाइज कर लिया वो आगे बढ़ गया, जिसने नहीं किया वो पीछे रह गया। ये सारी चीज कोचिंग संस्थानों में चलती रहती है, क्योंकि यार कोचिंग संस्थान वालों को फर्क नहीं पड़ रहा है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, लेकिन आपको फर्क पड़ना चाहिए। अब आप कहेंगे सर आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? मेरे को भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है यार, लेकिन जो बच्चे मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ पेड में बच्चे जुड़े हुए हैं, मेरी उनके प्रति यार ये एक इथिकल एक अकाउंटेबिलिटी है कि मैं उनको ये बता सकूं कि यार आप इस तरह से पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, और चूंकि मैं भी पढ़ रहा हूं तो अगर मैं आपको जो भी मेरा नॉलेज है उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूं तो अगर आपको उसमें से थोड़ा बहुत भी फायदा होगा तो वो मेरा एक अचीवमेंट कह दूंगा मैं। ठीक है,
उसके बाद में तीसरा जो फाउंडेशन आपका मजबूत होना चाहिए वो है इकोनॉमी, क्योंकि यार इकोनॉमी क्या आपको पता होना चाहिए। एक बात मैं बीच में बताना रह गया कि ज्योग्राफी आपका अच्छा होगा ना तो आपका इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर जो पार्ट है वो आप वैसे ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी है या फिर इंटरनल रिलेशंस है। जब आपको ज्योग्राफी की वर्ल्ड मैप की अच्छे से समझ होगी तो आप इंटरनल, जो मैंने यहाँ पे लिखा ना आईआर की समझ, वो यहाँ से ज्योग्राफी से भी निकलती है। जैसे अभी इसराइल और आपके ईरान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्या ऐसी ज्योग्राफिकल वजह है, उसकी वजह से चल रहा है। उसमें पॉलिटी भी काम आती है, उसमें दो देशों की फॉरेन जो पॉलिसी होती है वो भी काम आती है, उस दो देशों की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन होती है, ज्योग्राफी का मतलब उनके जो रिसोर्सेज को लेके ताकत है, उसकी भी समझ होनी चाहिए, तभी यार उन चीज को आप देख पाएंगे। तो यार इंटरनल रिलेशंस और कुछ नहीं है। अगर आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और हिस्ट्री, इन सब चीजों का नॉलेज होगा तो आपका आईआर वही तो है, और क्या है। अगर आपको बात करेंगे कि यार यूएसए और इंडिया के बीच में, यूएसए एंड इंडिया के बीच में क्या रिलेशंस है, आप इसकी बात करो तो आप यही करेंगे ना सर कि इसको पॉलिटिकल क्या रिलेशंस है इनके, फॉरेन पॉलिसी को लेके क्या इनकी रिलेशंस है, ज्योग्राफिकल क्या इनके बाउंड्री टच होती है, या फिर रिसोर्सेज को लेके इन आपस में कितना आदान प्रदान करते हैं, क्या इनकी सिचुएशंस है, वो आप कह सकते हैं। फिर इकोनॉमिकल, इनके बीच में कौन कौन से पार्टनरशिप है। अगर इकोनॉमी की आपको फाउंडेशन अच्छे से समझ हुआ होगा तो आप वहां से 3 पॉइंट निकाल लेंगे भारत और जो यूएस है उसके बीच में संबंध के। हिस्टोरिकल क्या, जैसे कल्चरल कह सकते हैं, कैसे रिलेशन है, हमारे यहाँ से कितने हैं जो माइग्रेंट वहां से गए हुए हैं, कितने यहाँ से इंडियन लोग हैं वहां पे रह रहे हैं, उनके अपने क्या हित है वहां पे, कितने ठीक से रह रहे हैं। उसके अलावा आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर नवाचार के मामले में इंडिया और यूएस आपस में क्या कर रहे हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर इनके बीच में क्या संबंध हो रहे हैं, टेक्निकल मामलों में कितना सपोर्ट ले रहे हैं। इस तरह से अगर आप ये जो नॉलेज आ रही है, ये जो पॉइंट आ रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं, अगर आप ठीक से सीखेंगे तो ये सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं वो आपके फाउंडेशन के सब्जेक्ट से ही आ रहे हैं। चाहे वो इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हो, अब जैसे मान लो इंटरनल सिक्योरिटी का कोई इश्यू आ गया कि इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, तो हम यही कहेंगे ना यार इसको पॉलिटिकल कुछ नीतियां बना लो, कुछ पॉलिटिकल उसको देखो, कोई इलाज हो सकता है। तो ज्योग्राफिकल क्या, उनकी कोई लोकेशंस को लेके कुछ दिक्कतें हैं, वहाँ पे सारे फॉरेस्ट हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट कितना, वो उसकी बात कर सकते हैं। इकोनॉमी को लेकर देख सकते हैं कि यार उनको कहाँ गरीबी है, रोजगार मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा, उसका समावेशी विकास हुआ कि नहीं हुआ, है ना। या फिर उनको कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ट्रेड में कितना उनका योगदान है, एमएसएमई सेक्टर उनके लिए कितने काम कर रहे हैं, सरकार की योजनाएं उनके ऊपर कितनी काम कर रही है, इसको लेकर इकोनॉमिक का पॉइंट लेके आ सकते हैं। फिर इस तरह से कल्चरल क्या उनकी वरीयता होनी चाहिए, हर तरह के पॉइंट यार आपके फाउंडेशन से आएंगे। जो आपके छोटे छोटे सेगमेंट्स है जो मैंने लिखे, आईआर है, इंटरनल रिलेशंस है, सोशल इश्यूज है, इंडियन सोसाइटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है। अब जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट की बात कर लो, इकोनॉमिकल पॉइंट वहां पे आना चाहिए, आपका पॉलिटी को लेके वहां पे आएगा कि यार सरकार ने उसके लिए क्या अथॉरिटी बना रखी है, कैसे काम करती है, वो क्या रूल एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं। उसके अलावा गवर्नेंस का पॉइंट वहां पे आएगा कि यार गवर्नेंस के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट गवर्नेंस क्या काम करती है। हम हैं जो उसको लेके ज्योग्राफी वहाँ की, जैसे मान लो सिक्किम क्षेत्र है, वहाँ पे हमें पता है कि यार वो भूकंप वाले एरिया में आता है, वहाँ पे हिमालय की पहाड़ियाँ, तो वहाँ पे उस तरह से वो सेंसिटिव क्षेत्र हो गया, वहाँ पे लैंडस्लाइड की घटनाएं हो सकती है, नॉर्थ ईस्ट में हो सकती है, आपका वेस्टर्न घाट वहाँ पे हो सकती है। तो ये जो चीजें आ रही है डिजास्टर मैनेजमेंट, ये कहाँ से आ रही है, आप कहेंगे यार सर ये जो इश्यूज है वो भी कहाँ से आ रहे हैं, अपन के कहीं ना कहीं फाउंडेशन से आ रहे हैं। देखो यार दोस्तों, हो सकता है कि मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाए, बट इस बात को समझ के अगर फिर हम ये चीजें शुरू करेंगे फाउंडेशन वाली, तो आपको यार बेहतर एक गाइडेंस मिल पाएगी। ठीक है, जिसके अंदर पेशेंस नहीं, वो यहाँ से भाग जाएगा क्लास छोड़ के। बट यार जो वास्तव में यूपीएससी करना चाहते हैं, उनको यहाँ से कुछ न कुछ अभी धीरे धीरे एक मार्गदर्शन मिल रहा होगा कि यार आप कह तो सही रहे हो कि यार जिस तरह से हम बात करते हैं कि कोचिंग में चले गए, 50 क्लास हमारी इंडियन सोसाइटी भी करवा दी, यार वास्तव में उसका कोई क्लासेस से कोई रिलेशन से नहीं है। अगर आपको इन फाउंडेशन सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज होगा तो हम इस तरह से पॉइंट वहां पे सोच पाएंगे। फाइनली तो आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है ना। अब जैसे मोबाइल है, ये टेक्निकल मामला है। अब यूपीएससी ने अगर 2024 में ये प्रश्न पूछा कि आजकल की मोबाइल की टेंडेंसी बढ़ रही है, इससे बच्चों के जो मूल्य हैं उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोशल वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, तो यार एक्चुअली ये जो क्वेश्चन राइज हो रहा है वो टेक्निकल से नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। जब हम साइंस के अंदर वो पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वहां से नहीं कनेक्ट कर पाएंगे। इस तरह से हमें सोचना पड़ेगा। तो एक तो इकोनॉमी वाला पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। उसके अलावा अपन चौथा जो फाउंडेशन की बात करेंगे वो आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नॉलेज आज के दिन होना ही चाहिए। जिस तरह से दुनिया आज टेक्निकल दुनिया में चल रही है, आपको इस, भले ही कई बच्चे कहते हैं यार सर इसमें से प्रश्न नहीं आते, बात आपकी सही है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सीधे प्रश्न प्रीलिम्स में कई बार 12-13 नहीं तो 7-8 इस पे काम चलता है, और वो सारे करंट से होते हैं नॉर्मली। बट अगर आप मेंस में जाएंगे तो मेंस में भी हो सकता है इसके लिए आप 3-4 पॉइंट ही लिखे हो, जिसमें डिफेंस टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और उसके अलावा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी है, या फिर जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी है। इस तरह से कुछ टॉपिक्स आपके 6-7 टॉपिक लिखे हुए हैं। आप कहेंगे सर उसके ऊपर तो हर बार प्रश्न 2 से 3 ही आते हैं, बात तो आपकी ठीक है।
तो यार साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको इसलिए तो पढ़नी ही चाहिए कि यार आपके वहां से प्रश्न आते हैं थोड़े बहुत। बट यार आज आज के दिन इस दुनिया में जो आज 5G नरेश है, उसके अंदर आप कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखोगे, वहां पे अगर आपके एलिमेंट में एक आपका डायमेंशन टेक्निकल का नहीं है, आपको अगर बोला जा रहा है कि इंडिया में एग्रीकल्चर को लेकर कुछ इश्यूज है, एग्रीकल्चर ठीक से नहीं हो रहा है, और अगर आप वहां पे एग्रीकल्चर को लेकर टेक्निकल सपोर्ट नहीं डाल रहे हो, टेक्निकल एंगल वहां पे नहीं डाल रहे, कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस में और प्रॉब्लम्स में या फिर वे फॉरवर्ड में एक टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं ऐड कर रहे हो, तो यार आपका आंसर कभी अच्छा माना नहीं जा सकता। क्योंकि आज की जो दुनिया है, आपको आज जो सिविल सर्वेंट्स के रूप में जो लेंगे, यूपीएससी जो आपको सेलेक्ट करेगी, वो आज के लिए थोड़ी करेगी। आप अगले 30 से 40 साल तक आप वहां पे सर्विस देने वाले हैं, यानी आप मोटा मोटा जो विकसित भारत की हम बात करते हैं उससे कहीं आगे जाने वाले हैं। आप लगभग 2070 तक के सर्विस के अंदर काम करेंगे, तो तब तक दुनिया कितनी टेक्निकल एक्सपर्ट हो जाएगी। तो एक ऐसा सर्वेंट सर्वेंट जिसको हम आज शामिल कर रहे हैं, उसको यार इतनी तो टेक्निकल सब जानकारी होनी चाहिए ना, जो आज से दो लगभग 40 साल तक जो भी टेक्निकल इन्वेस्टमेंट होंगे उसके ऊपर आप समझ बना पाओ, तो वो चीज जरूरी है। तो इसके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको इसलिए पढ़नी चाहिए कि आपके हर टॉपिक का जब भी आंसर लिखेंगे, उसमें एक डायमेंशन आपको साइंस का डालना ही पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा जो पांचवी बात होती है वो आपको सबको पता है, और वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये एक थोड़ा सा कह सकते हैं कल्चरल रिलेशंस के बारे में, आप इंटरनल रिलेशंस की जब बात करते हैं, आपको एक ये कहते हैं ना जिसको जब बोलते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी। जब हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की बात करते हैं, सॉफ्ट डिप्लोमेसी है ना, तो सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंदर कल्चरल रिलेशंस बहुत काम आते हैं। ठीक है। तो इसको भी आप वहाँ पे एंगल दे सकते हैं। और हिस्ट्री का तो वैसे भी वेटेज ठीक ठाक रहता है, स्पेशली जो आर्ट एंड कल्चर वाला सेगमेंट है और जो आपका मॉडर्न वाला जो सेगमेंट है, उसका मेंस में भी बहुत बड़ा आपका रोल रहता है और प्रीलिम्स में भी रहता है। तो आप हिस्ट्री आप स्वयं करेंगे और इसका फाउंडेशन ढंग से कर लेना। मेरी हिस्ट्री को लेकर यार बहुत ज़्यादा इतना इंटरेस्ट रहता नहीं, तो मैं इसमें आपके कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इसमें पीवाईक्यू आपके मैं जरूर करवाऊंगा, इसको लेके पीवाईक्यू आपके सारे करवा दूंगा, प्रीलिम्स की जो भी सीरीज चल रही है उसमें करवा दी जाएंगी। अब यहाँ से आपको क्या समझना है, इसमें आपको अभी आप ये यह समझना है कि एक चीज पीछे रह गई फाउंडेशन में, आप कहेंगे सर इन्वायरमेंट पीछे रह गया, ईवीएस जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी। और आप ये भी कह सकते हो कि यार इन्वायरमेंटल स्टडी भी आज इस दुनिया में इतनी बड़ी एक कह सकते हैं एक वैश्विक मंच पे एक इतनी बड़ी बात चल रही है, जिसके ऊपर दुनिया भर की कन्वेंशन हो रहे हैं। हर एक कन्वेंशन के अंदर हम एक क्लाइमेट चेंज को, एक पर्यावरण के एस्पेक्ट को डाल ही रहे हैं। कोई भी नई पॉलिसी बना रहे हैं उसके ऊपर भी हम चाह रहे हैं कि वो ग्रीन एक एंगल से भी देखें। आज हम बिजनेस की भी बात करते हैं तो उसके अंदर भी कहते हैं ग्रीन बिजनेस की बात कर रहे हैं। कल परसों द हिंदू में एक एडिटोरियल भी था ग्रीन बिजनेस को लेके। उसके अलावा आज हम महिलाओं के नेतृत्व की जो बात करते हैं उसके अंदर भी कहते हैं यार महिलाएं इसको लीड तो करें डेवलपमेंट को, बट वो डेवलपमेंट कहना चाहिए ग्रीन डेवलपमेंट होना चाहिए। क्योंकि यार दुनिया की इस तरह से अब डिमांड है, आज जिस तरह से गर्मियां और जिस तरह से वो वैश्विक पॉल्यूशन बढ़ रहा है, वेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत सारे ई वेस्ट की और जो दिक्कतें हो रही है, ये यार आपके इस ईवीसी ईवीएस यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडी के बिना संभव ही नहीं है। आप मैंने जैसे बोला कि टेक्निकल आपको एक एंगल देना ही देना है, वैसे ही आप जब भी कोई पॉलिसी का, जब भी आप इवन आप इथिक्स के अंदर केस स्टडी का जब भी कोई सॉल्यूशन देंगे, उसके अंदर भी यार आपसे कुछ ना कुछ उम्मीद की जाती है कि वहां पे आप ऐसे एक सिविल सर्वेंट्स हो जो उसको इन्वायरमेंट की नजर से भी देखो। यार आप इस चीज को तो कंपलसरी कर लीजिए कि जब भी आप मेंस का उत्तर लिखते हो, कहाँ कहीं भी चुनौती और समाधान और वे फॉरवर्ड की बात होती है, वहां पे आपको एक टेक्निकल एक एंगल और एक एंगल आपको इन्वायरमेंट का देना कंपलसरी है। उसके अलावा भले ही 10 पॉइंट लिख देना, वो आपके सफिशिएंट माने ही नहीं जाएंगे। क्योंकि वैश्विक दुनिया में जिस तरह की डिमांड उठ रही है, उसके अनुसार आपको उत्तर की डायमेंशंस घुमाना पड़ेगा। तो ये जो मैं बोल रहा हूँ कि इन्वायरमेंटल है, इकोनॉमी है और साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये वो तीन फाउंडेशन के सब्जेक्ट है कि इन्वायरमेंट से तो हालांकि बहुत सारे प्रश्न आते हैं, लेकिन मैं एक बात बोल दूं, जो इकोनॉमी आपको फाउंडेशन में पढ़ाई जाती है, बैंकिंग एंड उसके पीछे दुनिया भर की चीजें करते रहते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यार उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस प्रीलिम्स में है। मेंस में वहां से आप सिलेबस में एक भी बात नहीं लिखी हुई है। अगर आप इकोनॉमी के मेंस की सिलेबस की बात करेंगे, यार वहाँ पे एग्रीकल्चर को लेके बहुत सारे सेगमेंट लिखे हुए हैं कि इसमें है जो आपके एमएसपी को लेके क्या है, मेजर क्रॉप्स कौन सी है, उसको लेके कैसे इरिगेशन के पैटर्न है, इरिगेशन को क्या दिक्कतें आ रही है इरिगेशन को लेके, उससे संबंधित कौन कौन से इश्यूज है, किसानों को सहायता के लिए कैसे हम लोग ई टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, फिर हमें जो सब्सिडी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फूड सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, फूड प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लोग कैसे टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं।
एनिमल हस्बेंड्री की बात हो रही है वहाँ पे, है ना। हम लोग फूड सप्लाई चेन की बात कर रहे हैं वहाँ पे, लैंड रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम लिबरलाइजेशन का इफेक्ट पड़ रहा है कि कैसे इकोनॉमी के हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, या फिर इंडस्ट्री की पॉलिसी क्या हो रही है। आजकल जो इंडस्ट्री दुनिया में काम कर रही है, हम लोग डेवलपमेंट के लिए इंडस्ट्री इतनी कंपलसरी है, तो उसको हम लोग इन्वायरमेंटल के इश्यूज के साथ में कैसे उसको कनेक्ट करके चल सकते हैं उसको। फिर जो बुनियादी ढांचा जिसके है, जो कोई भी दुनिया में एफडीआई को इन्वेस्टमेंट के लिए हमें अगर अपनी तरफ आकर्षित करना है, तो उसके लिए हम कैसे हमारा बुनियादी ढांचा होना चाहिए। एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो रही है दुनिया लेवल पे, वो एनर्जी सिक्योरिटी भी अगर कोयले पे चल रही, तो उसको हम लोग कैसे हैं जो ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे उसको हम लोग हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे उसको जो हम लोग हैं जो एआई जैसी टेक्नोलॉजी आ रही है उससे का कितनी बड़ी मत। आपको एक डेटा सेट पता होगा कि एआई की वजह से है जो 10% मामले में 10% टोटल जो वैश्विक लेवल पे जो एनर्जी का जो कंजप्शन होता है उसका 10% सिर्फ एआई कर रही है। और इसके ऊपर यूपीएससी ने 2024 का जो मेंस हुआ था उसमें इथिक्स के अंदर एक केस स्टडी डाली। आप जाके देखा, मैं जानता हूं आपने किसी ने भी इथिक्स का पेपर भी नहीं देखा हुआ। आप जाके 2024 का इथिक्स का पेपर देखना, वहां पे केस स्टडी आई हुई है जिसके अंदर एआई के कारण कितनी वैश्विक लेवल पे एनर्जी को लेके प्रोडक्शन हो रहा है, एनर्जी का कंजप्शन हो रहा है, और उसको लेके कितनी वैश्विक चिंता हो सकती है उसके बारे में बात की हुई है। और वो यार सीधा सीधा अपने करंट इश्यूज से वो केस स्टडी उठी हुई थी। तो वो चीजें हैं, उसको समझना पड़ेगा। फिर रेलवे को लेके इससे जुड़ रहे हैं, आपके पोर्ट है, ए पोर्ट है, उसको लेके हो रहे हैं, इन्वेस्टमेंट मॉडल की बात हो रही है। तो ये जो सारी अगर अपन फिर अगर बात करें गवर्नमेंट बजटिंग है, चलो ये तो थोड़ा बहुत प्रीलिम्स में भी पढ़ाया जाता है। फिर रिसोर्सेज की बात होती है, इम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, आपके पॉवर्टी की बात हो रही है, फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो रही है। ये सारे टॉपिक आपके टीचर इकोनॉमी में नहीं पढ़ाते हैं, जबकि मेंस में तो सारा यही है ना। जो चीज मेंस में है वो ज्योग्राफी वाला ये कह के छोड़ देता है कि इकोनॉमी वाला पढ़ेगा, इकोनॉमी वाला ये कह के छोड़ देगा कि ये ज्योग्राफी वाला पढ़ेगा, और कोई नहीं पढ़ाता है। बच्चे खुद वहां पे तरसते रहते हैं, फिर बोलते हैं कि जीएस पेपर 3 में मार्क्स कम आए। अरे मार्क्स तो कमाएंगे ना, जब आप जो टॉपिक पढ़े, आप इवन आप तो कभी सिलेबस देखते ही नहीं हो। आप में से कई ऐसे बच्चे होंगे जिनको सिलेबस ही पता नहीं। तो यार ये चीजें हैं, इसलिए आपको इकोनॉमी पढ़नी आवश्यक है। अब मैं आपकी इसमें से कौन कौन सी सहायता करूंगा, इसको लेके यार मैं अपनी पहले से ही अपनी बात क्लियर कर लेता हूँ। देखो यार, मैं इसमें आपको बहुत ज़्यादा तो वायदे नहीं करूँगा कि मैं ये सब कर लूँगा, वो सारी सहायता वगैरह। बट मैं इसमें ये कह सकता हूँ कि आपका पॉलिटी में पूरा फाउंडेशन करवाऊँगा, और मेरे फाउंडेशन का मतलब होता है मेंस के सारे पॉइंट पे बात करूँगा, और आपका प्रीलिम्स के अंदर एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूँगा यार। मैं वायदा कर रहा हूँ आपसे, आप सारे प्रीवियस ईयर की जो मेरी सीरीज़ चल रही उसको कर लेना, और मेरी जो फाउंडेशन की एक पार्ले ये जो अपने पॉलिटी के ऊपर जो क्लासेज आएगी उनको ठीक से कर लेना। आपका प्रीलिम्स में पॉलिटी का एक भी पर्सन गलत नहीं होगा। बस शर्त है आप अभी तो एक बार ठीक से कर लेना, ठीक से रिवाइज कर लेना, और यार ध्यान से जैसे बता रहा हूँ वैसे पढ़ना सीखना। उसके बाद में आप पीवाईक्यू देखना, उसको फिर से मैं जो बता रहा हूँ वैसे उसको पढ़ना पीवाईक्यू से। और एक बार जब प्रीलिम्स पास में आए तो थोड़ा जल्दबाजी से जो भी मेरी क्लासें मैं तब तक आपको डाल दूंगा, सारी क्लासें यहाँ पे आप मेरे साथ पढ़ लेंगे, उनको एक बार जल्दबाजी से एक बार और रिवाइज कर लेना यार, स्पीड में करके। मैं आपसे वायदा करता हूँ कि आपका पॉलिटी से एक सिंगल पर्सन भी गलत नहीं होने दूंगा। मेरे यहाँ पे सिंगल पर्सन गलत नहीं होने देने का मतलब इस चीज से है कि यार जो क्वेश्चन टॉपर जो उस ईयर का टॉपर बनेगा, वो जो उस प्रश्न को सही करेगा उस प्रश्न को आप भी सही कर लेंगे। हाँ, ऐसा कोई प्रश्न जो एकदम नया बन के आ गया है जिसका कोई अपने सिलेबस में उस तरह से एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी, या करंट से इश्यूज से उसका कोई रिलेशन नहीं था, रैंडमली यूपीएससी ने पूछ लिया, तो उसकी बात मैं नहीं करता हूँ। बट 99% आपके प्रश्न सारे वो सही करवा दूंगा यार। आपको इस तरह से मैं समझा दूंगा सारी चीजें। मेंस के लिए भी आपको इतना कंटेंट दे दूंगा, इस तरह से डायमेंशंस आपको दे दूंगा यार, कहीं पर भी मेंस में भी दिक्कत नहीं आएगी। सारे पीवाईक्यू करवा दूंगा, बहुत सारे एक्सपेक्टेड पर्सन भी करवा दूंगा। बस यार थोड़ी शांति रखना, मुझे यार टाइम से फॉलो करते रहना। 2 घंटे की क्लास रहेगी, डेली आएगी, ठीक है। कब तक आएगी क्लास से, क्लास के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ। संडे के दिन अपना पीवाईक्यू वाली क्लास आएगी। पहले कोई मेरा शेड्यूल था उसको मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे शेड्यूल जो भी मैंने अपनाया था उससे बच्चे उस तरह से है ही नहीं, तो मुझे अपना शेड्यूल चेंज करना पड़ रहा है। तो संडे से अपने पीवाईक्यू वाली क्लास आएगी फिक्स से, ठीक है। प्रीवियस ईयर अभी उसमें पॉलिटी वाली चल रही, एक क्लास पीछे आ गई उसको देख लेना, और नेक्स्ट क्लास देख लेना आप, ठीक है। उसके अलावा आपके मंडे से लेकर और सैटरडे तक जो क्लासें आएगी सारी आपके पॉलिटी की क्लासें आएंगी। पॉलिटी की क्लासें आती रहेगी। क्लास का ड्यूरेशन क्या रहेगा, क्लास के ड्यूरेशन रहेगा 2 घंटे, है ना। आपके 2 घंटे क्लासेस का ड्यूरेशन रहेगा, कह सकते हैं 120 मिनट, इनकी 2 घंटे के आसपास रहेगा। यार ऐसा नहीं कि हमेशा आएगी, हो सकता है कि कभी यार
95% केस में तो आएगी ही आएगी। कभी ऐसा हो सकता है कि घर पे कोई प्रॉब्लम्स हो गई, कोई इश्यूज हो गया, मेरे खुद पे कुछ दिक्कत, वो प्राकृतिक रीजन अगर आप साइड में कर देंगे तो कोशिश करेंगे यार हर दिन आपको एक क्लास जरूर दें। और इसमें मैं कोशिश करूंगा कि क्लास में शाम के टाइम अपलोड कर दूंगा, लगभग रात को 11 से लेकर 11:30 वाले टाइम के बीच में। और आप उस क्लास को कोशिश करना कि सुबह तक या अगले दिन आप देख लेना उसको यार अपना टॉप। मेरी क्लास शाम के टाइम नॉर्मली अपलोड हो जाएगी। आप अपने अकॉर्डिंग, चूंकि रिकॉर्डेड रहेगी, लाइव नहीं होती क्लास से मेरी, क्योंकि मेरे पास उस तरह से फैसिलिटी नहीं है। तो आप उसको यार क्लासों को आप लोग अपने अकॉर्डिंग उस तरह से टाइम सेट आउट कर लेना कि मुझे इस टाइम उस क्लास लेनी है, 2 घंटे की ड्यूरेशन रहेगी। आप रिवीजन करते रहना साथ में। अब आपको सोर्स क्या फॉलो करना है, क्या इसके अलावा और कुछ मत पढ़ना। मैं बोल रहा हूँ आप अपने पास में एक पॉलिटी की किताब हमेशा ओपन रखना जब भी मेरी क्लास है, क्योंकि मैं पॉलिटी की मैं एक एक लाइन पढ़ूंगा, मैं एक एक लाइन समझाऊंगा, लक्ष्मीकांत की लाइन पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा तोड़ तोड़ के। और फिर अलग जो इश्यू जो लक्ष्मीकांत में नहीं है, जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है ही नहीं, उसको भी मैं यार आपको करवाऊंगा यहाँ पे। तो जो चीज आपके मेंस में लक्ष्मीकांत में नहीं लिखी हुई है, उसको आप अलग से अपने पेज पास में रखना, उसके अंदर आपने उसको नोट कर लेना है, जो भी मैं बता रहा हूँ शॉर्ट पॉइंट्स। आप चाहेंगे तो मैं बोल के लिखवा दूंगा, बट वो लंबा हो जाएगा, इसके लिए आप अच्छे पॉइंट नोट कर लेना बस। ठीक है, मैं बोल दूंगा कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेना। लक्ष्मीकांत में भी अगर पढ़ते टाइम मैं ये बोल रहा हूँ कि ये चीज इंपॉर्टेंट, उसको आप हाईलाइट कर लेना। इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ इसका मतलब आपको एग्जाम देने जाने से पहले उसको ठीक तरीके से रिवाइज करके ही जाना है, उसको रिवाइज के बिना आपको जाना ही नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से पॉलिटी में सिर्फ ये चीज फॉलो कर लेना, पीवाईक्यू कर लेना। आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ, पॉलिटी का पीवाईक्यू कर लेना, जो मेरी सीरीज आएगी उसमें कर लेना, मेंस के मैं यहाँ पे करवा दूंगा, और प्रीलिम्स वाली एक सीरीज आती है संडे टू संडे, उसमें से वो सारे कर लेना। लक्ष्मीकांत के जो मैं टॉपिक करवाऊंगा, मतलब सारा मैं जो क्लास में करवा रहा हूँ, जिस तरह से आपको कर लेके जा रहा हूँ, उसको कर लेना। आपके प्री और मेंस में, इवन इंटरव्यू में भी आप कभी भी पॉलिटी के मामले में पीछे नहीं रहेंगे यार। जो बच्चे बड़ी बड़ी नामी कोचिंगों से, संस्थान से कोचिंग करके आए हैं, दृष्टि है, विजन ईस है, जो भी संस्था है यार, उनके सामने आप जाके खड़े होकर बात कर लेना। आप हमेशा उनसे 2 प्लस पॉइंट आगे ही रहेंगे, कभी पीछे नहीं झुकेंगे। ये मैं आपको प्रॉमिस के साथ कह सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस दे दूंगा। आपके एक एक टॉपिक को तोड़ 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 के इस तरह से समझा दूंगा। ठीक है, तो एक तो पॉलिटी हम लोग करवाएंगे, ठीक। ज्योग्राफी हम करवाएंगे, बट पॉलिटी एक बार खत्म हो जाएगी, उसके बाद में हम लोग ज्योग्राफी शुरू करेंगे। मैपिंग करवाएंगे, इंडियन पॉलिटी पूरी करवाएंगे, वर्ल्ड लेवल की पॉलिटी पूरी करवाएंगे, उसके अंदर सारा फिजिकल वाला पूरी पॉलिटी करवा देंगे। फिर रिसोर्सेज को लेके जितने भी इश्यूज अपने ज्योग्राफी में है, डिजास्टर मैनेजमेंट में। अच्छा, ज्योग्राफी में क्या क्या शामिल करवाऊंगा, ज्योग्राफी वाला थोड़ा लंबा चलेगा, उसकी वजह है क्योंकि ज्योग्राफी को मैं ज्योग्राफी के जो बेसिक है वो तो करवाएंगे, क्योंकि मेंस में आपके 120 नंबर की ज्योग्राफी आती है। प्रीलिम्स में भी अब आजकल मैप के प्रश्न और जिस तरह से दुनिया में चल रही है, प्रीलिम्स में भी आपके हैं जो ज्योग्राफी से प्रश्न लगभग 15 से 16 आने लग गए हैं, तो वहां पर भी वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यार ज्योग्राफी के रिसोर्सेज की बात यहाँ पे होगी तो इकोनॉमी वो फायदा हो जाएगा आपके। फिर इसके अंदर हम डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है आपका मेंस का जीएस पेपर 3 का, उसको भी हम ज्योग्राफी के साथ में कंक्लूड कर लेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट पूरी तरह से ज्योग्राफी अपनी क्लासों में शामिल होगा। आपको यार कहीं से भी कुछ भी इसके लिए नहीं पढ़ने की आवश्यकता है। मैं सारी चीजें वो दे दूंगा जो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, सारा डेटा दे दूंगा, सारे पॉइंट्स दे दूंगा, सारे डायमेंशंस दे दूंगा, कैसे उत्तर लिखना है वो भी सिखा दूंगा यार। ठीक है, बस आप धैर्य रखना, शांति रखना, बस साथ में पढ़ते रहना। उसके अलावा जो इन्वायरमेंट वाला मैंने बोला कि इन्वायरमेंट वाला पर्सपेक्टिव है, इस इन्वायरमेंट वाला पर्सपेक्टिव को हम लोग ज्योग्राफी में साथ में शामिल करेंगे। क्योंकि यार इन्वायरमेंट पढ़ाने के लिए आपको 2 चीजों की समझ होनी चाहिए। पहली, सॉरी, मोटे तौर से 3 चीजों की समझ होनी चाहिए। पहली, आपको ज्योग्राफी की बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के बिना आप इन्वायरमेंट नहीं समझ सकते। दूसरा, आपको बायोलॉजी की समझ होनी चाहिए, जो जीव विज्ञान है उसकी समझ होनी चाहिए। तो मेरा तो बीएससी सब्जेक्ट ही रहा है, मैंने तो बीएससी जीव साइंस तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो तो मैं पढ़ाता रहा हूँ, पिछले 5 साल से मैं साइंस पढ़ा रहा हूँ, बायोलॉजी स्पेशली। तो बायोलॉजी मेरा फेवरेट है, तो उसमें भी अपन लोग पढ़ेंगे, तो एक वो चीज हो गई। तीसरा चीज, आपको यार करंट से हमेशा अपडेट रहो। इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए आप अपने करंट को ठीक से फॉलो कर लिया, आपका बेसिक पता है, तो उसके अलावा आपको इन्वायरमेंट में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं यार। आपके सिर्फ उतने मात्र से ही आपके इतना हो जाएगा, आप इन्वायरमेंट के उत्तर टॉपर लेवल के लिख देंगे। जो बच्चे मेरे साथ ग्रुप में जुड़े हुए हैं और डेली लेवल पे जो मैं बिंदु भेजता हूँ उसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा यार इतना कंटेंट हमारे लिए पर्याप्त है, इतने फैक्ट, इतने कंटेंट, इतने एग्जांपल, इतनी केस स्टडी, इतने डायमेंशंस, इतने कीवर्ड्स इनफ है मेरे इन्वायरमेंट को आंसर को लिखने के लिए। या फिर कहीं पर अगर मुझे रेफरेंस देना तो वहां पर भी वो इन्वेक्ट है, बस शर्त है वो टाइम से याद आ जाए। ठीक है यार, तो अपन इसमें मैंने क्या बोला, मैं क्या क्या करवा दूंगा। तो मैंने एक तो आपसे प्रॉमिस ये किया है कि मैं यार पॉलिटी वाला सेगमेंट पूरा करवाऊंगा।
ज्योग्राफी वाले में ज्योग्राफी तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, मैपिंग करवाऊंगा, डिजास्टर मैनेजमेंट और सारा करवा दूंगा, और आपको ईवीएस वाला सेक्टर सारा इनके इन्वायरमेंट वाला भी पूरा करवा दूंगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी यार, जो मैं बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको तो मैं क्लासें दे रहा हूँ। कुछ कुछ टीचर अच्छे भी होते हैं, ऐसा नहीं कि सारे टीचर खराब है। इन इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अच्छे टीचर मेरे पास मुझे जानकारी में है, वो अच्छा पढ़ाते हैं। तो मैं उनकी क्लासेज मेरे पास में कहीं से मिली तो उनको पर्सनली मैं कुछ बच्चों को ग्रुप वगैरह दे देता हूँ, वहाँ पे वो बच्चे पढ़ लेते हैं। बट उसमें मैं क्या करूँगा, देखो जो अपना ये दो चीज़ें हो जाएगी, अब इसमें कितना टाइम लगेगा वो मुझे अभी मैं उसके लिए कुछ कह नहीं सकता। जो भी अपन का रहेगा अपन लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से इसको कंप्लीट करें, जो मैंने आपको टारगेट दिया। उसके बाद में अपन लोग इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखो मैं फाउंडेशन इसमें नहीं बोल रहा हूँ कि फाउंडेशन अच्छे से करवाऊंगा, बट मैं ये कह सकता हूँ कि इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपको मैं रिविजन क्लास से लेके आऊंगा। इसको मैं रिविजन क्लास से लेके आऊंगा। इसके अंदर आपको मैं वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके प्रीलिम्स में भी काम आती है, मेंस में भी काम आती है। आपको जल्दी जल्दी सारा डेटा दे दूंगा, सारे एस्पेक्ट दे दूंगा, सारे उत्तर लिखने के तरीके बता दूंगा। डिप अगर वो टाइम रहा, अगर ज्योग्राफी और पॉलिटी वाला जल्दी हो गया तो यार मैं जल्दी से कर दूंगा उसको लेके। और फिर पॉलिटी, और अगर मुझे वो टाइम लगा थोड़ा कि यार कि ज्योग्राफी और पॉलिटी भी करने में अपन थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए, क्योंकि ऑफकोर्स अगर हम इस तरह से अगर कोई चीज़ नहीं चीज़ें पीछे छोड़ेंगे, हर चीज़ से हर एंगल से देखेंगे तो यार टाइम तो लगेगा, टाइम तो देना पड़ेगा। तो अगर वो टाइम पे हो जाएगा तो अपन आगे इसको भी फाउंडेशन कर लेंगे। अगर टाइम पे नहीं हुआ तो अपन लोग, मतलब मैं इतना कह सकता हूँ कि जनवरी तक आपको मैं इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी इतना कंटेंट, इतना चीज़ें डिस्कस यहाँ पे आपके करवा दूंगा इस प्लेटफॉर्म पे कि आपको मेंस का और प्रीलिम्स का उत्तर लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी यार। तो मैंने क्या वादे किए, मैंने पॉलिटी को लेके वादा किया, ज्योग्राफी को लेके वादा किया, इकोनॉमी को लेके और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वादा किया, लेकिन ये सब दोनों चीज़ें होने के बाद में बोला इन्वायरमेंट वाला ज्योग्राफी में शामिल हो जाएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट भी हो जाएगा। बाकी यार हिस्ट्री आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी, और मैं पीवाईक्यू जो अपने प्रीलिम्स को लेके सीरीज आती है वो संडे टू संडे हमेशा आती रहेगी। अभी तो हम इतना आपसे वायदा कर रहे हैं, बाकी आगे देखेंगे आपका क्या रेस्पॉन्स रहता है, आप किस तरह से लोग जुड़ते हो। यार अगर आप में से 10 लोग भी मेरे परमानेंट मेरे से अपनी स्टडी बूस्ट करते रहेंगे ना, मैं आपसे वादा करता हूँ यार, आप प्रीलिम्स देने जाएंगे ना, आपके पास में इतनी समझ अच्छी होंगी, आप 5 से 6 जो फाउंडेशन सब्जेक्ट उसको इस तरह से कवर करके जाएंगे, आपका प्रीलिम्स रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होगा, अगर आप ठीक से पढ़ने में हो तो। ठीक है, अब मुझे लगता है कि ये चीज़ें मेरी पर्याप्त है, मैंने बता दिया मेरी कब क्लासें आएंगी, वो सारी चीज़ें मैं हमने आपसे डिस्कस कर ली। आपको जिसको यहाँ पे नोट कर लें वो नोट कर लें, और अब अपन सीधा टॉपिक पे चलते हैं। और हम अगर चूंकि वो शुरू कर रहे हैं अपने कहाँ से, हम शुरू कर रहे हैं आपके पॉलिटी से। ठीक है, तो पॉलिटी की यार आज फर्स्ट क्लास है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि इस क्लास की जो ड्यूरेशन रहेगी वो 2 घंटे रहेगी। कितने घंटे रहेगी? 2 आवर्स रहेगी, 2 घंटे ड्यूरेशन रहेगी, क्योंकि यार पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मैंने अपने पढ़ाने के तरीके में आज बहुत चेंज किया है। नॉर्मली मैं पढ़ाते टाइम बहुत ज़्यादा हड़बड़ी से तेज़ बोलता हूँ, चूँकि वो मेरी आदत है। लेकिन मैं आज अपने आप को पूरी तरह से रेगुलेट रख रहे, धीरे-धीरे वो चीज़ें आपके सामने डाल रहा हूँ यार, ताकि आपको वो चीज़ समझने में वो जल्दबाजी नहीं रहे, आपको चीज़ें एकदम टाइम टू टाइम समझती आती रहे। बच्चे एक-एक बात को अपने ज़हन में उतार पाएँ, वो चीज़ दिमाग से लेके आपके दिल तक वो चीज़ें जाए। आप सिर्फ फैक्ट तक सीमित ना रहें, आप वहाँ से आगे लेके चीज़ों को माइन्यूट लेवल पे समझें, चीज़ों को हर पॉइंट को तोड़-तोड़ के समझें, रीडिंग बिटवीन द लाइन चीज़ों को समझें। इस तरह के आपको मैं समझ दूँ, ताकि आप हर टॉपिक को उस नज़र से पढ़ पाएँ। ठीक है यार? अब यार अपन शुरू करेंगे पार्लियामेंट से, लेकिन पार्लियामेंट से आने से पहले मैं आपको अपने पॉलिटी जो सेगमेंट है, जो मैंने कराने का शुरू में वायदा किया, उसको मैं सिलेबस के लेके थोड़ी-सी चर्चा करूँगा। मैंने पहले ही बोला था कि मुझे 2 मिनट लगेंगे, 3 मिनट लगेंगे, बट मुझे वो चीज़ें ब्रीफ करने में थोड़ा-सा टाइम मुझे ज़्यादा लग गया, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ यार। लेकिन मैं कोई भी वो किंतु-परंतु नहीं छोड़ना चाह रहा था, इसलिए मुझे वो डिस्कस करना पड़ रहा है। ठीक है? अब देखो, आप अपने सामने अपने मोबाइल में या कोई भी आपके पास में अगर मेंस का सिलेबस है, जो कि सिलेबस आपके टेबल पे हमेशा होना चाहिए मेंस का, उसमें आपने सिलेबस खोली जीएस पेपर 2 का। मैं थोड़ा-सा पार्लियामेंट पे बाद में आऊँगा, उससे पहले हम थोड़ी-सी सिलेबस की डिस्कशन करते हैं। तो देखो यार, अपने जीएस पेपर 2 की बात कर लेते हैं। जीएस पेपर 2, इसके अंदर कितने पेपर हैं? तो आप कहेंगे सर इसके अंदर एक तो पॉलिटी वाला सेगमेंट है, और पॉलिटी भी की कौन-सी? पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। कौन-सी पॉलिटी बोल रहा हूँ? इंडियन पॉलिटी। उसके बाद में अच्छा देखो यार, इंग्लिश मीडियम में बच्चे जो है वो यहाँ से समझ सकते हैं, अपने बेसिक क्लियर कर सकते हैं, बट मैं यार कुछ चीज़ें टेक्निकल बोलूँगा, जितनी मुझे टेक्निकल समझ है,
नॉर्मली में मुझे हर एक आपके टॉपिक के कीवर्ड्स की इंग्लिश मुझे आती है, तो मैं उसको आपके सामने समझाऊँगा। बट यार समझने के लेवल पे आप इंग्लिश में समझो, हिंदी में समझो, कहीं से भी समझो, एक बार समझ लोगे ना, तो वहाँ से तो बस आपको सिर्फ लैंग्वेज दिखनी है, तो लैंग्वेज आप वहाँ से अपनी लेक्सिन का जो भी सेगमेंट रहेगा वहाँ से पढ़ लेना। बट मूलतः ये मेरी जो क्लासें हैं वो भी हिंदी मीडियम के लिए डेडिकेटेड रहेगी, क्योंकि इंग्लिश में तो हो सकता है कोई अच्छी चीज़ें यार शायद काम कर रहे हो। ठीक है यार। तो पॉलिटी में अपने इंडियन पॉलिटी वाला एक अपना सेगमेंट है। इसके अलावा अपन कहेंगे यार गवर्नेंस, जो गवर्नेंस वाला सेगमेंट है वो भी इसमें है। तो गवर्नेंस में क्या है, तो गवर्नेंस में अपन हिंदी में कहेंगे तो इसमें लिखा हुआ है शासन। ठीक है, शासन वाला चैप्टर है। इसके अलावा अपने सेकंड पेपर में ये लिखा हुआ है कि गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, जो कि वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी दोनों लिखा हुआ है, तो वो अपने पॉलिटी में अपने शामिल कर लिया कि इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन भी शामिल हो जाएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान यहाँ पे शामिल रहेगा। देखो यार सिर्फ भारतीय संविधान नहीं है, अगर आप अपने सिलेबस के टॉपिक नंबर 4 देखेंगे, टॉपिक नंबर आप ये सॉरी यूनिट नंबर जो 4 देखेंगे, उसमें लिखा हुआ है कि भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ में तुलना। इंग्लिश में लिखा हुआ है कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। इसका मतलब वो महत्वपूर्ण देश जिसका भारत के साथ में बहुत अच्छे बॉन्डिंग है, भारत की तरह पॉलिसी जी, या वो बहुत अच्छी तरह से डेमोक्रेसी पे काम कर रहे हैं, जैसे फ्रांस है, यूएसए है ना, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटेन है। ऐसे देशों के भी संविधान से अपन को तुलना करते चलनी है। यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं 2020 के आसपास, मुझे समझ में आ रहा है कि जब वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे अमेरिका के अंदर, तब यूपीएससी ने मेंस में एक प्रश्न पूछा कि भारत में राष्ट्रपति को चुनाव प्रणाली जो होती है और अमेरिका के जो प्रेसिडेंट को चुनने की प्रणाली है उसके बीच में क्या डिफरेंस है और क्या समानता है, उसको लेके प्रश्न पूछा। तो प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि आपके यूनिट नंबर 4 में वो चीज लिखी हुई है जो आपको फाउंडेशन के अंदर कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता है। आपको सिर्फ वो आर्टिकल्स की समझ दे के पार्ट पढ़ा के वो अपने तरफ से जो भी डिजाइन होता है वो समझा के छोड़ देते हैं, और आपका एग्जाम में प्रश्न दिखता है उस चीज को लेके, क्योंकि आपके सिलेबस में वो चीज लिखी हुई है। तो हम उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो आपको इंडियन पॉलिटी में ये चीजें पढ़नी है, कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी, और गवर्नेंस की भी आपको समझ लेनी है। लेकिन अपन गवर्नेंस अपन यहाँ पे नहीं करेंगे, बट पॉलिटी हम इस तरह से समझाएंगे कि गवर्नेंस आप करने के लिए आप अच्छे हो जाएंगे, आप प्रिपेयर कर लेंगे, खुद से कर पाएंगे। बाद में अगर देखेंगे तो चीजें वो टाइम रहा तो हम हो सकता है गवर्नेंस की तरफ भी सोचे, बट अभी भी ऐसा कोई प्लान नहीं है। ठीक है, तो उसके अलावा इसमें क्या लिखा हुआ है? सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस वाला एक टॉपिक लिखा हुआ है, सोशल जस्टिस। हिंदी में लिखा होगा सामाजिक न्याय, कि समाज के अंदर न्याय को लेके क्या क्या बातें हुई है। तो इसके ऊपर भी अपन कोशिश करेंगे कि इसको भी कवर कर लेंगे, सोशल जस्टिस वाला और इंडियन सोसाइटी वाला जो टॉपिक है इसको भी बाद में कवर करूंगा। अभी नहीं, दिसंबर के आसपास उसको करने का मैं विचार बना रहा हूँ। बट अभी हम लोग सिर्फ फाउंडेशन पे पहले फोकस करेंगे। ठीक है, इन टॉपिक को करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से आप करने बैठेंगे इसको हम लोग 6-10 दिन में सबको दोनों को खत्म कर सकते हैं। तो अगर वो समय रहा तो अपन लोग 10-10 दिन का टाइम लेके मैं आपको वो सारे यूजफुल नोट्स दे दूंगा यार, जिसको आपको मेंस में उत्तर लिखने में उससे आपकी पर्याप्तता है। उतना कंटेंट अगर अपना साथ में लेके जाएंगे, आपको मेंस का उत्तर या आप एक्सट्रीम लेवल का लिख पाएंगे। उसके लिए आपको कोई क्लास 11th के एनसीईआरटी पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, दुनिया भर की क्लासें लो, 50+ लेक्चर लो, टीचर्स का ज्ञान सुनो, कोई मतलब नहीं उसका। अपने फाउंडेशन को मजबूत करो, प्रॉब्लम सारी पता होना चाहिए, करंट अफेयर से अवेयर रहो, आपके पास में इनफ डेटा सोर्स एंड कंटेंट एंड कीवर्ड्स एंड एग्जांपल्स होगा तो आप किसी भी सेगमेंट का उत्तर लिख सकते हो। ठीक है यार, तो इसको भी अपन लोग करेंगे, इंडियन सोसाइटी को भी। और लास्ट में एक पॉइंट लिखा हुआ है इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसको हम लोग आईआर बोलते हैं। ये भी यार पूरी तरह से करंट का टॉपिक है। ठीक है, अब करंट का टॉपिक होने का मतलब क्या है? जैसे अभी इजराइल और ईरान के बीच में चल रहा है, तो ये प्रश्न नहीं पूछेगा इजराइल और ईरान के बीच में क्या चल रहा है। प्रश्न एग्जाम में अपने ये आ जाएगा कि यार ईरान और इजराइल, या कह सकते हैं जो वेस्टर्न एशिया है, पश्चिम एशिया के अंदर चल रहे संघर्षों के कारण भारत की आर्थिक विकास के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा, ये प्रश्न आ सकता है। या ये प्रश्न आ सकता है कि जो इंडिया के और यूरोप के बीच में, इंडिया मिडिल ईस्ट जो यूरोप में जो एक गलियारा बन रहा था, जो एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा था, उसके ऊपर यार वेस्टर्न जो संघर्ष चल रही है उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ये भी प्रश्न आ सकता है। क्योंकि इसके ऊपर द हिंदू में कुछ दिन पहले ही एक एडिटोरियल आया था, तो मुझे संभावना है कि आपके 2024 मेंस में हो सकता है, सॉरी 2025 के मेंस में ये प्रश्न दिख सकता है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं वर्ल्ड लेवल पे, जो भी सम्मेलन होते हैं, जो भी इंटरनेशनल जो बॉडीज होती है, उसके ऊपर प्रश्न आते हैं, तो कोशिश करेंगे कि इसके ऊपर भी आगे अपन लोग समझ ले पाए। ठीक है यार,
तो इस तरह से अपने ये 4 सेगमेंट 5 सेगमेंट हो गए। तो अपन लोग अब अभी कौन सा पढ़ने वाले, तो अपन पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी, जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अपन लोग बेसिस बना के बात करेंगे। सबसे पहले तो सवाल यही पैदा होता है कि सर टॉपिक पे आए उससे पहले आपने 2 वर्ड लिखे, यूपीएससी क्या पागल है यार, उसको नहीं समझ था कि पॉलिटी लिख दिया तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलग से क्यों लिख रही है वो। यूपीएससी ने सिलेबस में दोनों वर्ड अलग अलग लिखे, एक तरफ लिखा कॉन्स्टिट्यूशन, फिर लिखा पॉलिटी। यूपीएससी को क्या पता नहीं कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन एक ही चीज है, या फिर कुछ ना कुछ डिफरेंस वास्तव में है इसलिए यूपीएससी ने अलग लिखा। तो यार ऐसा नहीं है कि उसको पता नहीं है, क्योंकि थोड़े बहुत डिफरेंस वास्तव में है इसलिए उसने अलग लिखा। हम ये समझते हैं कि डिफरेंस क्या है। देखो, एक शब्द है यार इंडियन पॉलिटी, एक शब्द है इंडियन पॉलिटी। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, यहीं से अपनी बात शुरू कर रहा हूं, फिर अपन वापस सिलेबस पे आएंगे। उसके अलावा दूसरा शब्द लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम हिंदी में कहेंगे तो लिख सकते हैं संविधान, भारतीय संविधान। अब 2 शब्द ये यूपीएससी ने अलग अलग क्यों लिखे, क्योंकि संविधान सिर्फ लिख देने से वो सारी चीजें बाहर हो जाएगी जो कानूनों में है। एग्जाम्पल के लिए आपके एक आर्टिकल है मूल अधिकार में, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 आपका एक संविधान में आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसके अंदर लिखा हुआ है कि राज्य भेदभाव करेंगे, जो भी व्यक्ति भेदभाव करते हैं, जो भी डिस्क्रिमिनेशन जो करते हैं, उसको लेके राज्य कोशिश करेगा कि भेदभाव को है जो रोकने की कोशिश करे, उसको ना होने दे। न तो राज्य किसी व्यक्तियों के साथ में करे और न ही किसी व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों के साथ में भेदभाव करने दे। अब ये इतना सा एक आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है, और वहां पे एक वर्ड ये लिखा हुआ है कि वो दंडनीय अपराध होगा। अब वहां पे तो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही बात लिखी हुई है ना कि यार कि अगर कोई व्यक्ति भेदभाव करेगा या राज्य भेदभाव करेगा तो उसके ऊपर कुछ दंडनीय प्रावधान होंगे, लेकिन अपने संविधान के अंदर तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उसको कितनी सजा दी जाएगी, क्या प्रावधान होंगे, कितना दंड दिया जाएगा, किसको आप लोग हैं जो आप भेदभाव मानेंगे। क्या सिर्फ एक नाम लेना भेदभाव हो जाएगा? भेदभाव की डेफिनेशंस क्या रहेगी, कौन से व्यक्तियों को सजा दी जाएगी, कितने टाइम में दी जाएगी, कितनी सजा दी जाएगी, सजा का निर्णय कौन करेगा, ये सारी चीजें तो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई ना। आपको पता होगा इसके लिए हमने एक नागरिकता संरक्षण अधिनियम लिख के आए हम लोग, और उस एक्ट के अंदर हमने है जो एक उससे पहले एक नागरिकता छुआछूत अधिनियम था, उसी को फिर अपने है जो आगे बढ़ाया उसमें संशोधन करके। अब वो जो कानून बना इसको लेके, जो पार्लियामेंट ने बनाया इसको लेके कानून, वो संविधान में तो नहीं है, लेकिन वो पॉलिटी है। वो क्या है? पॉलिटी है। तो ये डिफरेंस है कि संविधान में, संविधान का मतलब है कि वो सारी चीजें जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है, और इंडियन पॉलिटी का मतलब वो सारी चीजें हैं जो व्यवहारिक लेवल पर पार्लियामेंट में कोई कानून बना रहा है, वो चीजें भी आ जाएगी। और उसके अलावा कोई भी मान लो कोई इश्यूज चल रहे हैं, कोई भी अपने देश के अंदर कोई भी इश्यूज चल रहे हैं व्यवहारिक पॉलिटी के अंदर, वो भी उसमें आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए आपके एक आर्टिकल है, आर्टिकल 356, आर्टिकल 356, इसका यार बार बार मिसयूज होता रहा है, बार बार इसका मिसयूज होता रहा है। अब अपने संविधान के अंदर तो सिर्फ ये लिखा हुआ ना कि आर्टिकल 356 का मतलब राष्ट्रपति शासन, और बस वो चीजें हो गई। अगर सिर्फ वहां पे संविधान लिखेंगे तो सिर्फ आप वो 3 आर्टिकल पढ़ के चले जाएंगे, आप कहेंगे मेरा यहाँ पे सेगमेंट तैयार है। बट वास्तव में क्या यूपीएससी इतने पे प्रश्न पूछती है? नहीं, यूपीएससी ये पूछती है कि आपके जो पॉलिटिकल हितों के लिए 356 को कितनी बार मिसयूज किया गया, या फिर इसके ऊपर न्यायिक निर्णय को या न्यायिक समीक्षा की कितनी पावर है, उसका कितना यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, उसको लेके क्या चिंताएं हैं, क्या आगे वे फॉरवर्ड हो सकते हैं, ये तो अपने वहां पे नहीं लिखा हुआ ना। अभी मणिपुर के ऊपर जब वो 356 लिखाया जा रहा है, तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो आपके वहां पे नहीं है ना, वो तो इंडियन पॉलिटी है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी लिखा हुआ है कि मणिपुर पर ऊपर लगा हुआ है। वो तो आपका जो मणिपुर पे लग रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो उसको लेके इश्यूज पैदा हो रहे हैं, वो तो आपकी इंडियन पॉलिटी है ना, भारतीय राज व्यवस्था है कि नहीं। इसका मतलब जो व्यवहारिक जो इसमें चल रहा है, जो आपके जो इंडियन पॉलिटी का मतलब ये होगा कि जो भी व्यवहारिक रूप से जो भी आपके देश में चल रहा है, उसको लेके भी प्रश्न पूछे जाएंगे, और वो ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन एग्जाम्पल के लिए 2024 में पूछा गया, वन नेशन वन इलेक्शन, क्या ये आपके कहीं कभी संविधान में लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। तो फिर यूपीएससी ने प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि यूपीएससी ने एक चीज क्लियरली मेंशन कर रखी है कि आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि इंडियन पॉलिटी, और पॉलिटी के अंदर वो सारी चीजें आती है जो देश के अंदर पॉलिटी को लेके चल रही है, क्योंकि ये बड़ा इश्यूज था, वहां से प्रश्न पूछ लिया। तो यार ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
तो इस तरह से अपन को इंडियन पॉलिटी भी पढ़नी है और आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ना है, तो हम लोग दोनों चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपन थोड़ी सी चर्चा संविधान पे कर लेते हैं। ये मैंने बता दिया कि आपके यहाँ पे दो शब्द लिखे, इनका क्या मतलब है। ठीक है, और बाकी सेगमेंट इससे पहले सेकंड पेपर में कौन कौन से सेगमेंट है। अब अपन थोड़ा और डीप में चलते हैं। जब ये दो बातें लिखी हुई तो इसके अंदर भी कुछ यूनिट्स लिखी हुई है। अब अपन उस यूनिट पे बात करते हैं। देखो यार, पहली क्लास है तो हो सकता है कि आपको ये लगे कि यार अभी आपने पॉलिटिक्स टॉपिक शुरू नहीं किया है। टॉपिक शुरू हो जाएगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे। और जब शुरू होगा ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा, मैं आपसे वायदा कर रहा हूँ यार, आपको समझ इतनी गहरी कर दूंगा। ठीक है, बस मुझे 5-6 मिनट और दे दें कि मुझे एक बार टॉपिक में सारे आपको समझा दूं। अब आप अपना सिलेबस अपने सामने ओपन रखना। पहला जो टॉपिक है आपके, मैं इसको यूनिट बोलता हूँ। आपका यूनिट नंबर जो पहली है उसमें लिखा हुआ है क्लियरली भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, मैं आपको अब हिंदी में लिखता हूँ, इंग्लिश वाले अपना देख लें सिलेबस में ले देख के। भारतीय संविधान लिखा हुआ, मैं सारा सिलेबस लिखूंगा नहीं यहाँ पे, बस कुछ चीजें डिस्कस कर लूंगा। भारतीय संविधान लिखा हुआ है, फिर इसमें दो चीज लिखी हुई है, मतलब 3-4 चीज लिखी हुई है। एक तो लिखा हुआ है कि ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार का मतलब है कि जैसे भारत शासन अधिनियम है ना, आपका 1935 का अधिनियम है, या फिर उससे पहले के जो उसके बाद में अगर कहीं 1950 का जो अधिनियम है, स्वतंत्रता अधिनियम है, उससे पहले के जो 1919 का अधिनियम है, उससे पहले के जो भी आप कह सकते हैं कि जो पृष्ठभूमि है संविधान को बनने के लिए, जो एक्ट आए हैं 1773 से लेके और 1949 तक, जितने भी रेगुलेशन करने के लिए जो भी एक्ट आए, जो भी बने, उसका क्या आधार है। ऐतिहासिक आधार, जो भी अपना संविधान बना वो कैसे बना, क्या है उसके पीछे, स्टेप बाय स्टेप चीजें परिवर्तित होती रही, उसी को हम कह सकते हैं आगे विकास। कि एशिया ऐतिहासिक जो आधार थे उसके ऊपर कैसे विकास हुआ, यानी कि आपके हिस्टोरिकल जो अंडरप्रिनिंग थी, प्रिनिंग थी, उससे हैं जो इवोल्यूशन कैसे हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये एक टॉपिक हो गया जो आपको पढ़ना है। ठीक है, इसमें क्या पढ़ना है, जितने भी वो शासन अधिनियम वगैरह लिखे हुए हैं वो सारे पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरा वर्ड आपके लिखा हुआ है इसी पहले ही यूनिट के अंदर, वो लिखा हुआ विशेषताएं। क्या लिखा हुआ, विशेषताएं। इंग्लिश में लिखा हुआ फीचर, कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन से फीचर है। अब देखो विशेषताएं, आप एक टॉपिक के, हालांकि लक्ष्मीकांत ने कोशिश की है कि एक चैप्टर के रूप में भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखी हैं। ठीक है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बट मैं जानता हूं कि वो सारे टॉपिक जो भारतीय संविधान की विशेषताएं लिखी हुई है, वो आप पहली नजर में उसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। एक ऐसा बच्चा जिसका फाउंडेशन अभी शुरू ही हो रहा है, वो अगर पहले ही दिन ये पढ़ना चाहे कि मैं भारतीय संविधान की विशेषताएं लक्ष्मीकांत से सीधे उसी टॉपिक से पढ़ लूं, मेरा मानना है कि वो नहीं पढ़ पाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान की विशेषताएं तो आप तब बता पाओगे ना जब पूरा संविधान पढ़ोगे। भारतीय संविधान अगर आप पूरा पढ़ लोगे, आप पार्लियामेंट के बारे में पढ़ लोगे, आप कार्यपालिका के बारे में पढ़ लोगे, आप जुडिशरी के बारे में पढ़ लोगे, आप भारत के संघवाद के बारे में पढ़ोगे, आप भारत के मौलिक अधिकार पढ़ोगे, डीपीएस के बारे में पढ़ोगे, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पढ़ेंगे, आप नागरिकता के बारे में पढ़ेंगे, आप हैं जो उसके संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, आप उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी उसके बारे में पढ़ेंगे, आप उसके विधायकों के बारे में पढ़ेंगे, राज्य विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। इस उसकी जो भी प्रणाली है उसका पूरी तरह से पढ़ रखेंगे, समझ रखेंगे, तब आप, फिर आपको टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है लक्ष्मीकांत से कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या होगी। क्योंकि यार आप उस तक इतना कुछ भारतीय संविधान के पढ़ पाएंगे, आप कोई भी विशेषता बताएंगे। ये आपका, ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे आपका मान लो एक कोई दोस्त है, ये आपका एक दोस्त है, ये आपका जिगरी दोस्त है, तो आपके पास दो कंडीशन है। एक तो आप इससे पहली बार लाइफ में फर्स्ट टाइम मिले, फर्स्ट टाइम मिलते ही आप इसके बारे में कोई बात चाहें कि यार इसके बारे में मैं पूछूंगा, आप अपने दोस्त के बारे में, कैरेक्टर के बारे में बताओ। आप पहली बार उस दोस्त से मिल रहे हो, आपने उस दोस्त से कभी बात ही नहीं की पहले, तो क्या मैं बोलूँ आप इसके दोस्त की क्वालिटीज बताओ, क्या आप बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कि आपका दोस्त आपको बता दे कि यार मेरे अंदर यही अच्छी बातें हैं, फिर भी क्या आप उनको मान लोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हो सकता है यार वो झूठ बोल रहा हो सकता है कि वो कुछ उसकी वह जो प्रिंसिपल के लेवल पे अच्छी हो, व्यवहारिक रूप से कुछ अलग हो, है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर यार मुझे थोड़ा टाइम दो, मुझे इसके साथ में 6 से 7 महीने बिता दें दो। तब आप 6-7 महीने उसके साथ बिताएंगे, उससे बात करेंगे, उसके साथ अच्छी दोस्ती करेंगे, तब यार उसके बारे में आप अच्छे से बात समझ करेंगे कि यार इसके सर ये अच्छी बातें हैं और ये इसकी गंदी बातें हैं, ये इसके अंदर कुछ बुरी आदतें हैं, बट ओवरऑल ये इंसान ऐसा है। तो ये बात सेम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में भी अप्लाई करो कि यार सीधा आपको कोई पहले दिन ही बता दे कि भारतीय संविधान की विशेषताएं ये है, तो पहली बात तो आपको उनको पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको वो सीधी तौर से बताई जा रही है। दूसरा यार, अगर आप पूरी तरह से पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, उसके बाद में हर टॉपिक पे, हर यूनिट पे आपको पता होगा कि यार इसमें ये अच्छी चीजें हैं, ये बुरी चीजें हैं, मूल रूप से हमारे संविधान के मेन फीचर्स ये है,
तो फिर अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा, चाहे वो प्रीलिम्स में आए चाहे वो मेंस में आए, कि भारतीय संविधान की विशेषताओं के लिए कोई स्टेटमेंट बना के प्रीलिम्स से प्रश्न पूछ लेगा या फिर कोई क्वेश्चन बना के मेंस में प्रश्न पूछ लेगा, तो आप उसके ऊपर डिबेटेबल भाषा में उससे बहस भी कर पाएंगे, उसके आप तर्कों के साथ में उससे बात भी कर पाएंगे और अपनी पूरी समझ वहां पे विकसित कर पाएंगे, क्योंकि आपने पूरे संविधान को अच्छे से तोड़ तोड़ के समझा हुआ है। तो क्या पहले आपको भारतीय संविधान की इतिहास जो विशेषताएं वाला चैप्टर है वो पढ़ना चाहिए? आप कहेंगे सर इसको पहले पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। उसके अलावा फिर एक टॉपिक लिखा हुआ आपका संशोधन। क्या लिखा हुआ है? संशोधन, अमेंडमेंट, इंग्लिश में लिखा हुआ है अमेंडमेंट। पहली बात तो ये है, बहुत सारे बच्चे मेरे पास प्रश्न पूछते हैं कि सर क्या सारे संशोधन पढ़ने? तो उसका उत्तर एक वर्ड में है, नहीं। सारे आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं पढ़ने। वो पहली बात तो वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पढ़ने जो लैंडमार्क है, जैसे पहला जिसके अंदर 9 शेड्यूल ऐड किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आगे पढ़ेंगे 7वां संविधान संशोधन, 24वां और 25वां भी कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपका 42वां संविधान संशोधन महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर 44वां है। फिर आगे बढ़ेंगे तो और सारे, और उसके बाद में वो चलते रहे जो भी पीछे हुए, जो भी इंपॉर्टेंट वाले हैं, लैंडमार्क है, उसको तो पढ़ना ही है। जिसने संविधान के अंदर कुछ बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल चीजें ऐड की या हटाई, उसको पढ़ना आवश्यक है, उसको डिटेल में पढ़ना आवश्यक है। दूसरा यार आपको वो पढ़ना आवश्यक है जो रिसेंटली हुए हैं, जैसे आपका संविधान का संशोधन नंबर 106, 106 नंबर संविधान संशोधन है, आपको पढ़ना चाहिए यार। वहां से हो सकता है कि प्रश्न उठा ले। नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम जो अभी आया था, वो आपको पढ़ना आवश्यक है। ठीक है, आपके लिए ईडब्ल्यूएस के लिए जो अमेंडमेंट हुआ था वो पढ़ना आवश्यक है। आपके लिए जो अ, 100 से लेके बाद में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए उनको पढ़ना आवश्यक है। उनके पूरे फीचर्स पता होने चाहिए, क्या है क्या नहीं है, क्योंकि वहां से हो सकता है यूपीएससी पढ़ ले, या फिर आप जिस ईयर अटेम्प्ट दे रहे हो उसके आसपास कोई ऐसा या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है तो उसको भी पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा जाएगा आपके संविधान में लिखा। तो इसमें कौन से पढ़ने? एक तो जो भी इंपॉर्टेंट है पीछे ऐतिहासिक रूप से, वो आपको पढ़ना है। फिर जितने भी रिसेंट में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो रहा है उसको पढ़ना है। ठीक है, ये संविधान संशोधन पढ़ने के। अब क्या इसके लिए फिर बोल रहा हूँ, क्या ये पहले दिन पढ़ना चाहिए, सीधा आके जब पढ़ लो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट? नहीं पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़े जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। क्योंकि आपको जब तक यार 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जैसे आपको पढ़ना है, तो यार जब तक आप पूरी तरह से आपको संविधान को नहीं पढ़ोगे, आप पढ़ने के दौरान हर जगह ये नहीं देख लोगे कि वहां पे 42 संविधान की ये चीज जोड़ी गई, फिर ये चीज जोड़ी गई, मूल अधिकार में क्या चीजें जोड़ी गई, डीपीएस में पढ़ रहे हो तो डीपीएस में आपने देखा कि वहां पे क्या चीजें जोड़ी गई, फिर आप हैं जो राष्ट्रपति के ऊपर क्या बंधन लगे गए 42 में, फिर आप जब पार्लियामेंट को क्या पावर दी गई, ये सारे आप जब एक एक सेगमेंट, एक एक टॉपिक पढ़ते टाइम जब ये सारे आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो बीच में रेफरेंस के रूप में आएंगे उसको आप पढ़ लेंगे, तो उसके बाद में अगर मैं आपसे बात कहूंगा कि अब आप मुझे 42वां संविधान संशोधन के ऊपर 5 संशोधन बताओ, आप मुझे 5 नहीं 10 बता देंगे कि सर ये सारी चीजें हैं, और फिर मैं पूछूंगा कितना वो सही था कितना गलत है, तो आप उसको एक साइड से देख भी पाएंगे, यार इस अमेंडमेंट में ये चीज गलत भी थी जो नहीं करनी चाहिए, ये सही भी थी, लेकिन गलत सामान्यतः नहीं होती है, क्योंकि अगर वो गलत होती तो सुप्रीम कोर्ट उसको हटा देता। इसके लिए मतलब उसमें अमेंडमेंट किए बट वो हो सकता है सही है, तो संशोधन को भी अभी नहीं पढ़ना चाहिए। करंट वाले अभी आप पढ़ सकते हो, जो भी आपके वर्तमान में अभी हो रहे हैं या आपके इस दौरान कोई भी हो जाता है करंट में, तो उसको आपको ध्यान से पढ़ लेना है। ठीक है, कोई भी उसको बड़े ध्यान से पढ़ो, क्योंकि करंट पे कोई भी अमेंडमेंट होगा तो यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर, बहुत सारे अकेडमी वाले उसको लेके आएंगे और ध्यान से समझा देंगे, उसको समझ लेना, उसके अपने शॉर्ट नोट बना लेना, बस उसको लेके जाओ, प्रीलिम्स भी हो जाएगा, मेंस भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे तो हम साथ में पढ़ लेंगे, जब भी पॉलिटी एक बार पढ़ लेंगे इस तरह से टॉपिक के साथ में, फिर एंड में अपन लोग एक बार लेके आएंगे साथ में कि अब इसको लेके क्या क्या हमें समझ में रखनी चाहिए, क्या क्या चीजें हमें देखनी है, उसमें जो भी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन रहेंगे उसके ऊपर अपन लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब देखो उसके बाद में एक पॉइंट और लिखा हुआ है जिसका नाम है महत्वपूर्ण प्रावधान, इंग्लिश में लिखा हुआ है सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण बुनियादी जो प्रावधान है, महत्वपूर्ण प्रावधान। आप यूपीएससी के एक एक शब्दों पर ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है, सॉरी, महत्वपूर्ण प्रावधान, क्या लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण प्रावधान। इसका क्या मतलब है? अगेन यहाँ से मुझे बहुत सारे जो मेरे बच्चे मेरे से मेंटोरशिप ले रहे हैं वो मुझे पूछते हैं कि सर मुझे क्या सारे आर्टिकल याद करने हैं? उसका उत्तर एक वर्ड में है, नहीं, सारे आर्टिकल नहीं याद करने। तुम्हें यार वो आर्टिकल याद करने हैं जिसका बहुत बड़ा यूज है आपके उत्तर लिखने में, आपकी देश की पॉलिटी चलाने में, आपके देश में दिनों दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, या फिर वो कहीं ना कहीं रिसेंटली कहीं ना कहीं न्यूज में रहे हैं, उनको पढ़ना आवश्यक है।
और मैं क्या बोला, या तो वो अगेन फिर वही बात है, संशोधन वाली सेम बात है, महत्वपूर्ण प्रावधान का मतलब कौन, या तो वो बहुत ही लैंडमार्क है, बहुत ही लैंडमार्क है, मतलब वो संविधान का अंदर बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, जैसे आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 जो है लाइफ टू, या फिर फंडामेंटल राइटर के जितने भी प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद होने चाहिए, एकदम माइन्यूट लेवल पे उनको पढ़े हुए होने चाहिए, क्योंकि इसलिए नहीं पढ़ने हैं कि उसके मेंस से प्रश्न आएगा, प्रीलिम्स प्रश्न आएगा, वो तो आएगा ही। फंडामेंटल राइट ह्यूमन के लिए है, मानवीय के लिए अधिकार है, इसका मतलब जब कहीं भी आप ट्राइबल के बारे में बात करेंगे लिखना पड़ेगा, माइनॉरिटी के बारे में लिखेंगे प्रश्न आएगा, लिखना पड़ेगा उनका उत्तर वहां से, फंडामेंटल राइट का आपको एक एस्पेक्ट डालना ही पड़ेगा वहां पे, आप वहां पे महिलाओं के लिए लिखोगे डालना पड़ेगा, बच्चों के लिए लिखोगे डालना पड़ेगा, इंडियन सोसाइटी पे लिखोगे डालना पड़ेगा, है ना। इस तरह से अगर आप एक एक चीज जो भी कोई भी वल्नरेबल पॉइंट है उसके ऊपर उत्तर लिखोगे तो वहां पे आपको फंडामेंटल राइट के बिना आप नहीं लिख सकते। डीपीएसपी के कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39A है, आर्टिकल 40 कह सकते हैं, आर्टिकल 40 थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर आर्टिकल 3 जो बी है वो इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर है जो आपके कोऑपरेटिव कमिटीज की बात कर रहा है, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। फिर आर्टिकल 44 है जिसके अंदर आपके अभी बहुत न्यूज में है, उस पर हो सकता है न्यूज बहुत जल्दी प्रश्न आएगा, मेंस में भी आने की संभावना है, जिसके ऊपर आपके यूसीसी की बात हो रही है। फिर उसके बाद में आर्टिकल आपके फिर तो इंपॉर्टेंट इतने नहीं है, फिर सेपरेशन ऑफ पावर थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बाकी वाले जो मैंने इसके अलावा बोले वो सारे प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हम पढ़ेंगे भी, लेकिन ये जो मैंने महत्वपूर्ण बोला है उनसे मेंस में प्रश्न आ सकता है। फिर उसके अलावा कौन से, उसके अलावा वो सारे इंपॉर्टेंट जो यार कहीं ना कहीं न्यूज में थे, जो क्या थे, न्यूज में थे, करंट में किसी न किसी वजह से चर्चा है, जैसे आर्टिकल 352 अभी रिसेंटली मणिपुर के ऊपर लगाया गया तो वहां से प्रश्न आ जाए। अभी 2025 में प्रश्न आया था आपके दल बदल अधिनियम से, प्रश्न आया, 2 प्रश्न पूछे गए थे वहां से। अब वो क्यों पूछा, क्योंकि वो न्यूज में था, तो आपका एक प्रोविजन वो प्रीलिम से पूछा जा रहा है जो न्यूज में। इसका मतलब आपको महत्वपूर्ण प्रावधान की क्या कसौटी होनी चाहिए, तो एक तो वो जो बहुत लैंडमार्क है, उसके अलावा वो सारे जो आपके न्यूज में रह रहे हैं, तीसरा वो जो आपका कहीं ना कहीं हो सकता है कि अपने कुछ अमेंडमेंट होके कुछ नए आर्टिकल ऐड कर दिए हों, तो उसको भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये क्या आप बोलो अलग से इसके लिए मैं क्लास लूँ, नहीं, आप कहेंगे सर इसको आप टॉपिक वाइज पढ़ते रहिए, पार्लियामेंट के अंदर पार्लियामेंट वाले आर्टिकल देख लेंगे, जब कार्यपालिका की बात करेंगे कार्यपालिका में देख लेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करेंगे तो फंडामेंटल ड्यूटी में देख लेंगे, वो सारे इस तरह से साथ में आ जाएंगे, इनको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके अलावा फिर एक लिखा हुआ है जिसका नाम है बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा इंग्लिश में लिखा हुआ होगा आपके बेसिक स्ट्रक्चर, बुनियादी संरचना हिंदी में, ठीक है। अब ये आपके आर्टिकल जो 50 सॉरी आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 52 है, उसके ऊपर जब परिचर्चा करते दौरान जो आपका केशवानंद भारती जो वंदनीय हिमाया उसके दौरान ये बातें साथ में आई है, तो अब इसको पूरा ध्यान से पढ़ना है। आपका बेसिक स्ट्रक्चर सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में आपके सिलेबस के अंदर लिखा हुआ है, तो अब आपके अंदर पूरी तरह से पता होना चाहिए कि संवैधानिक संरचना क्या है। पहले तो ये पता नहीं बुनियादी संरचना कैसे आया, क्या कंसेप्ट था, इसमें क्या क्या चीजें शामिल है, वो बुनियादी क्यों है, बुनियादी संरचना का मतलब क्या है, उसका अपने संविधान के लिए कितना सिग्निफिकेंट है, उसके ऊपर अगर मान लो पार्लियामेंट कुछ भी काम करती है तो उसके लिए न्यायिक समीक्षा क्या करेगी, न्यायालय क्या करेगा, फिर इसको लेकर क्या क्या कुछ विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, है ना, कितना सही है, क्या ये कहीं ना कहीं संसद की शक्ति को कम तो नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं है कि जुडिशरी अपनी है जो एक अलिखित अपनी पावर ले ली है जिसके लिखा हुआ नहीं कुछ भी नहीं है, क्योंकि जुडिशरी ने तो यही बोला है ना कि आप क्या है बुनियादी संरचना में क्या क्या चीजें शामिल होगी वो हम समय के साथ हम बताते जाएंगे। इसका मतलब जुडिशरी ने कुछ भी लिख तो नहीं दिया, तो हो सकता है कि ऐसा तो नहीं है कि कुछ जो जुडिशरी है उसका पार्लियामेंट के ऊपर कुछ ना कुछ कब्जा अपनाने की कोशिश कर रही है, ये डिबेट है, ये इश्यूज है, तो इसके ऊपर अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या वर्तमान में जुडिशरी जो बुनियादी संरचना का जो कंसेप्ट दिया है इसको क्या वास्तव में बचा पाइए कि नहीं बचा पाइए, ठीक है। तो इसको लेके ऐसे बहुत सारे आपको सेगमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, तब जाकर अपना बुनियादी संरचना क्लियर होगा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है। तो इस तरह से अपन लोगों को ये आर्ट अपनी यूनिट नंबर जो 1 है वो पढ़नी है, आपने भी इस तरह से समझा होगा, मैं आपको अभी सिलेबस समझा रहा हूँ दोस्तों, सिलेबस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा है ना, उसके अलावा क्या समझना, देखो उसके अलावा अगर आप इसको मैं हटा रहा हूँ अभी, ठीक है, अब ये तो आपको समझ में आ गया कि इसमें से क्या क्या चीजें पढ़नी है। तो अब देखो सेकंड क्या है, सेकंड लिखा हुआ है संघ और राज्यों के कार्य तथा उत्तरदायित्व, किसके बोल रहा है, एक तो संघ के और फिर वे राज्य जो भी स्टेट है और जो भी केंद्र है, इन दोनों के एक तो कार्य पूछ रहा है कि इनके काम क्या है, और दूसरा पूछ रहा है इनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इतनी अकाउंटेबिलिटीज क्या है, उत्तरदायित्व पूछ रहा है हिंदी में कहें तो, इनके किसके प्रति क्या उत्तरदायित्व है इसका, तो एक तो चीज ये पूछ रहा है।
इंग्लिश में लिखा हुआ फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, फिर दूसरा पूछ रहा है कि संघीय ढांचा, एक तो ये हो गया, दूसरा ये संघीय ढांचा, ये यूपीएससी का फेवरेट है संघीय ढांचा। मेरी थोड़ी हैंडराइटिंग खराब आ रही है ना, इसको थोड़ा ठीक करते हैं। देखो मैं थोड़ा बैठा इस पोजीशन में हूं कि हैंडराइटिंग ठीक नहीं आ रही है। चलो अब देखते हैं। अब देखो संघीय ढांचे में भी यूपीएससी ने अपने सिलेबस में क्लियरली मेंशन रखा है कि इसमें से क्या क्या प्रश्न पूछेंगे। तो संघीय ढांचे से संबंधित कोई भी विषय, विषय का मतलब यहाँ पे होता है इश्यूज। कोई भी अगर इश्यू करंट में अगर हो रहा है, कोई भी, जैसे आपका कह सकते हैं नदी जल विवाद, अब कावेरी नदी को लेके कोई दो राज्यों के बीच में कोई भी डिबेट्स हो रहा है, उसके लिए केंद्र क्या कर रहा है, उसको लेके प्रश्न पूछ सकते हैं। अब देखो इसके अलावा इसमें क्या पूछा कि विषय है, अब विषय में क्या पूछा हुआ है कि इश्यूज। अब इश्यूज में क्या, कोई भी करंट में, यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे करंट की बात आती है कि कोई भी अगर करंट में कोई भी ऐसी बात रहती है जो कुछ न कुछ फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव जो है, वन नेशन और वन इलेक्शन जो है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे फेडरलिज्म को प्रभावित करेगा, हो सकता है। ठीक है, अब कैसे करेगा ये आप जब पढ़ेंगे ना तब उसमें बताऊंगा कि कैसे वन नेशन वन इलेक्शन आपका फेडरलिज्म को इफेक्ट कर सकता है। आपका अभी मैंने बोला फणिपुर के आपका आर्टिकल 356 लगाया गया, राष्ट्रपति शासन लगा। राष्ट्रपति शासन जो लग रहा है, क्या कहीं ना कहीं वो फेडरलिज्म को प्रभावित नहीं कर रहा है? इमरजेंसी, आपकी जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी वाला जो प्रोविजन है, क्या वो फेडरलिज्म को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है? बिल्कुल करता है। जीएसटी काउंसिल, जो जीएसटी है, क्या वो कहीं ना कहीं आपके फेडरलिज्म को प्रभावित नहीं कर रही? कर रही है ना। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है, वो अपन को ऐसे सोच सोचे बार बार अपन को निकालने पड़ेंगे। इसमें मोटा मोटा कह सकते हैं एक एक स्टेट और जो आपका आपका जो राज्य, राज्यों के और आपके केंद्र के बीच में जो भी संबंध है ना, इसको लेके बात करनी है कि यहाँ पे केंद्र संबंध अच्छे हैं, जैसे वित्तीय संबंध क्या है, लीगल संबंध क्या है, और कार्यपालिका प्रशासनिक संबंध क्या है। ठीक है, वो अपन लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे पूरी तरह से। ठीक है, तो उसमें ये सारी चीजें कवर कर ली जाएगी कि फेडरलिज्म को लेके क्या चुनौतियां है, कौन कौन से इश्यूज पैदा हो रहे हैं, वो सारी चीजें वहां पढ़ लेंगे। ठीक है, इसके इसके अलावा और कौन सी आ सकती है फेडरलिज्म में चीजें? ठीक है, आप कहेंगे सर इसके लिए आपकी जो 7वीं अनुसूची है, 7th जो शेड्यूल है, 7th शेड्यूल जो है वो भी इसमें आएगी। कैसे? क्योंकि वहां पे आपके संघ, राज्य और उसके एक संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची, और फिर अलग से एक जो सूची जो वहां पे तो नहीं लिखी हुई है, बट जिसको हम अवशिष्ट सूची कहते हैं, जो आर्टिकल 248 में लिखी हुई है, उसके बारे में भी बात करनी है। क्योंकि वहीं पे तो फेडरलिज्म के बारे में पार्टिसिपेंट किया हुआ है, तो उसके बारे में बात करनी है आपको संघीय ढांचे के रूप में। तो ये सारे इश्यूज है, उसके ऊपर कौन कौन से विवाद पैदा हो रहे हैं। जैसे आप देखेंगे 2020 के अंदर जो कृषि कानून लेके आए गए थे एमएसपी को लेके, वो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कृषि किसका टॉपिक है, आप कहेंगे सर कृषि तो संवर्ती सूची और राज्य सूची का टॉपिक लगता है, मतलब चूंकि थोड़ा बहुत कोलबेट होता है वहां पे, तो फिर वहां पे वो टॉपिक बना, केंद्र ने कुछ न कुछ के ऊपर कानून बनाए, इसलिए तो नहीं ऐसा कि वहां पे डिबेट हुई थी। तो ऐसे जो इश्यूज पैदा होते हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि करंट के अंदर ऐसे कौन से इश्यूज है जो कहीं ना कहीं अपने फेडरलिज्म को इफेक्ट कर रहे हैं, या अपने संविधान के अंदर कौन कौन से ऐसे प्रोविजन है जो हो सकता है कहीं ना कहीं अपने संघवाद को प्रभावित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं वो आपको देखनी है, और वो अपन जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस यूनिट को पढ़ेंगे तो आप डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस यूनिट में क्या है, तो इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि इसको लेके क्या, अब देख तो एक तो हो गया विषय कौन कौन सी है, अब इस संघ ढांचे को लेके कौन कौन सी चुनौतियां हैं, कौन कौन से चैलेंजेस पैदा हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। आपके सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि संघीय ढांचे से पहली बात तो पूछा कि संघ में राज्यों के और उनके कार्य क्या है और उनके उत्तरदायित्व क्या है, ये तो एक फैक्चुअल बात हो गई। फिर पूछ रहा है कि संघीय ढांचा जो है, जो भी आपकी फेडरल स्ट्रक्चर है, इसको लेके कौन कौन से चैलेंज और कौन कौन से इश्यू जो है प्रिंटिंग हो रहे हैं। ठीक, ये एक बात हो गई। अब क्या बताओ, सिर्फ चुनौतियों से काम चलेगा, या आप कहेंगे सर इसके लिए कुछ समाधान भी देने पड़ेंगे? तो बिल्कुल समाधान यहाँ पे इसने नहीं लिखा है, पर यहाँ पे एक इनडायरेक्टली ये चीज भी मेंशन की हुई है कि जब आप हम लोग समाधान की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यार आपको समाधान के साथ में इसमें चुनौतियों की बात कर रहे हैं तो आपको समाधान भी देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में आप में यार एक पॉइंट और लिखा हुआ है यहाँ पे, जिसका नाम है लोकल बॉडी। लोकल बॉडी है ना, स्थान, हिंदी में बात करेंगे तो स्थानीय स्तर जो बात कर रहे हैं, पंचायती राज, जो अपने प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा टॉपिक लिखा हुआ, बट मेंस में यहाँ पे ये
यूनिट नंबर सेकंड में लिखा हुआ है कि स्थानीय स्तर पर पहली बात तो किस किस को, एक तो जो अपनी जो पावर है, जो शक्तियां हैं, उनको क्या वास्तव में संविधान अपनी शक्तियां शेयर करता है, फेडरलिज्म उस तरफ अपनी शक्तियां दे रहा है, या फिर लोकल बॉडी की, जब लोकल बॉडी हमने इंट्रोड्यूस की 73 और 74 के द्वारा, तो उससे क्या संवाद हमारा मजबूत हुआ या कमजोर हुआ, इसकी भी बात कर सकते हैं। तो एक तो क्या शक्तियां मिली लोकल बॉडीज को। फिर यार एक सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे आती है वित्त को लेके, फाइनेंस को लेके दिक्कत आती है। तो वित्त का जो हस्तांतरण है, क्या वो सिर्फ ऐसे तो नहीं है कि लोकल बॉडी बना के छोड़ दिए, उसको फाइनेंस तो हम कर ही नहीं रहे हैं, उनको कोई अपना पैसा तो मिल नहीं रहा है। जब तक उनको अपना पैसा नहीं मिलेगा, जब तक वो पैसे के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते रहेंगे, तब तक वो स्वादे खुद के निर्णय थोड़ी ले पाएंगे। आप भी अपनी बात कर लो, आप अपनी अभी फ्रीडम नहीं हो, पैसों के मामले अभी आप फ्रीडम नहीं हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप फैमिली पे डिपेंड होने की वजह से आपके बहुत सारे निर्णय सिर्फ इस वजह से पीछे रह जाते हैं, जो कि आप फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंस नहीं है, तो ऐसा तो नहीं। तो ये भी आपको क्लियरली संविधान में अपने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है कि लोकल बॉडी की क्या पावर्स है, और फाइनेंस स्पेशली हाईलाइट किया हुआ है कि वित्त का हस्तांतरण उसको कैसे होता है, क्या क्या चैलेंजेज है, और फिर उसको लेके एक चैलेंज पूछे गए हैं। अब वो चैलेंज बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे लोकल बॉडी में महिलाओं का कितना प्रतिनिधित्व है, सरपंच पतिवाद जो एक प्रथा चलती है हमारे यहाँ पे कि महिलाओं को हमने रिजर्वेशन तो दे दिया, लेकिन हमने उसमें कहाँ तक उसको है जो कह सकते हैं ठीक से इम्प्लीमेंट कर पाए, ऐसा तो नहीं कहीं ना कहीं पुरुष वहाँ पर अपना प्रतिनिधित्व बन रहे हैं, निर्णय लेने में अभी भी महिला वहाँ पे पीछे है, पुरुष ले रहे हैं निर्णय, जिसको हम सरपंच पति प्रथा कहते हैं। तो वो सारे इश्यूज यहाँ पे राइज होते हैं। तो यूनिट नंबर सेकंड में ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है यार। उसके बाद में जो आपकी यूनिट नंबर थर्ड आती है, मैं पहले अभी इसको यहाँ से आपका हटा रहा हूँ, 1 मिनट मुझे दीजिए। आपको थोड़ा बोरिंग तो नहीं लग रहा है? थोड़ा धैर्य बनाए रखना, ठीक है। टॉपिक हम शुरू करेंगे, मैंने लिख ही रखा है, बट चूंकि वो चीज़ें अपन डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी आसान रहेगी हमारे, और बीच में भी ब्रीफिंग क्लास है, पहली क्लास में ये चीज़ें इंश्योर होनी चाहिए। देखो जिसके अंदर पेशेंस है वो तो अपना ध्यान से पढ़ेगा, उसको पहले आधे घंटे में समझ में आ गया कि किसकी बात करना चाह रहे हैं। वास्तव में यूपीएससी तो यही है। मैं चाहता हूँ कि भले यहाँ पे अपने 10 बच्चे कंटिन्यू फॉलो करें, बट वो 10 बच्चे वो होंगे जो सिलेक्शन के बहुत नज़दीक चले जाएंगे। बहुत बड़ी भीड़ को अपने साथ में लेके चलूँ, इससे बच्चा है ना कि वो बच्चे मेरे साथ में चले जो यार वास्तव में सिलेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, उनका वास्तव में सिलेक्शन दे पाऊँ। बाकी जिसको फिदा ही नहीं है, कोई बोलेगा मुझे एक्स टीचर से पढ़ना अच्छा लगता है, कोई बोल रहा मुझे वाई टीचर से अच्छा पढ़ना लगता है, जो यूट्यूब पे रील्स वगैरह चलती उसको देख के जो उस पर फिदा ही नहीं बने हुए हो। आप यार एक काम करना, आप मेंस के प्रश्न उठाना, और जिस भी फिदाइन से आपने पढ़ा है उसके बाद में मेंस के 2 प्रश्नों के उत्तर लिख के मुझे टेलीग्राम पे उत्तर लिख के भेज देना। मैं आपकी देख लूंगा कि आप कितने मेंस के लायक हैं, ठीक है। मैं तो जानता हूँ आपने मेंस के उत्तर क्वेश्चन देखे भी नहीं होंगे, मेंस के आपकी हिम्मत ही नहीं हो रही होगी। अब देखो अगला तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा सिलेबस का पॉइंट का, तीसरी यूनिट का है। इसमें आपने क्लियरली लिखा हुआ है कि विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, इंग्लिश में लिखा हुआ है सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स। इसका मतलब है कि जो हम सेपरेशन, शक्ति का पृथक्करण की बात करते हैं, शक्ति का पृथक्करण, हमें यहाँ पे बात किसके लेकर करनी है, आपको यहाँ पे बात करनी है शक्ति के पृथक्करण को लेके। अब शक्ति के पृथक्करण को लेके मैं क्या बात कर रही है, इसका मतलब आपको विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, कैसे अपन के यहाँ पे पूर्ण शक्ति का पृथक्करण है, अमेरिका का जो शक्ति का पृथक्करण है, वहां से हमारा इंडिया का जो शक्ति का पृथक्करण जो नियम है वो किस तरह से डिफरेंस है, क्या ऐसी चीजें वहां पे है और अपने यहाँ पे नहीं है, क्या डिफरेंस है, वो सारी चीजें हमें यहाँ पे देखनी है यार, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई। 1 मिनट यहाँ पे लाइट चला गया है, तो मुझे थोड़ी सी, आप 1 मिनट में बीचों बीच पॉज करूंगा और थोड़ा अपना टैब का जो है ब्राइटनेस बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो शक्ति का पृथक्करण अपन को अमेरिका से किस तरह से डिफरेंस है, हमारा शक्ति बंट का नियम क्या है, क्या वास्तव में ये शक्ति का परिणाम कहाँ तक सही है, क्या ऐसा तो नहीं है जुडिशरी, अब जैसे बेसिक स्ट्रक्चर है, अब बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ से देखो कनेक्ट करो, ऐसे कनेक्ट करना है सिलेबस को कि बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शक्ति के पृथक्करण को है जो अवहेलना कर रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर देखो, सेपरेशन और पावर अपने संविधान का एक कह सकते हैं बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने बोला है कि जो सेपरेशन और पावर है वो बुनियादी ढांचे का एक सेगमेंट है, बुनियादी ढांचा है सेपरेशन ऑफ पावर। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद बुनियादी ढांचा ही जो है वो शक्ति के पृथक्करण को प्रभावित कर रहा है। देखो इस बात को ध्यान से समझना, ऐसे अपन को पॉइंट थोड़े से राइज करने होते हैं, मेंस के पॉइंट ऑफ जब सोचते हैं तो इस तरह से सोचना पड़ता है। क्या जुडिशरी ने बुनियादी ढांचे का
अपने लिए एक इंट्रोड्यूस किया, और इस बुनियादी ढांचे को इंट्रोड्यूस करने के पीछे वजह क्या थी? तो इसने कहा यार, बुनियादी ढांचे से हम लोग संविधान की जो भी बुनियादी जो सिस्टम है, जो संविधान के दर्शन है, मूल दर्शन है, उसको हम बचा के रखेंगे। फिर इसने ये बताया कि जो शक्ति का पृथक्करण है, जो शक्ति का पृथक्करण जो है, वो इसने कहा कि ये बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि शक्ति का पृथक्करण तो ये भी कहता है ना कि यहाँ पे जुडिशरी और जो आपकी पार्लियामेंट या फिर जो कार्यपालिका है, वो डिफरेंस रहेगी काम करने में, इनका आपस में कोई ओवरलैप नहीं होगा। तो ऐसा तो नहीं है कि इस बुनियादी ढांचे के द्वारा जुडिशरी पार्लियामेंट की जो शक्तियां उसको कब्जाने की कोशिश कर रही है। तो जिसके लिए ये बनाया था उसी की अवहेलना कर रहा है, शक्ति का पृथक्करण तो रख ही नहीं रहा है। बुनियादी ढांचे में लिखा शक्ति का पृथक्करण, और शक्ति का पृथक्करण खुद ही बुनियादी ढांचे की वजह से प्रभावित हो रहा है, क्योंकि बुनियादी ढांचे के द्वारा जुडिशरी संसद की शक्तियों को सीमित कर रही है। तो ये आपस में एक, आपको लग नहीं रहा कि जुमला कुछ अलग ही लग रहा है? ऐसे जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं ना, यहाँ पे यूपीएससी के मेंस के प्रश्न आते हैं, यूपीएससी के मेंस के प्रश्न यहाँ से राइज होते हैं। ठीक है, आप देख लेना, ऐसा प्रश्न आपको मिल जाएगा पीवाईक्यू में जाके देखोगे तो उसकी भाषा कुछ कुछ वैसी रहेगी। तो इस तरह से अपन को मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचने पड़ते हैं। सिर्फ बुनियादी ढांचा समझ लिया, शक्ति का पृथक्करण देख लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। ठीक, तो एक तो अपना टॉपिक हो गया शक्ति का पृथक्करण, यूनिट नंबर 3 में। और फिर लिखा हुआ है कि इसको विवाद को निवारण के लिए कौन कौन से तंत्र है, विवाद निवारण तंत्र। अगला लिखा हुआ है कि विवाद को निवारण, जो भी डिस्प्यूट है उसको सोल्व करने के लिए विवाद निवारण तंत्र कौन कौन से है। हम कहेंगे कि विवाद को निवारण करने के लिए तंत्र कौन कौन से यहाँ पे है। तो एक तो ये बात हो गई, डिस्प्यूट को करने के लिए हम कौन कौन से, जैसे कोई भी परिषदें बनाई हुई है या फिर कोई हमने अंतर्राज्यीय परिषद बनाई हुई है, जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं बहुत सारे लेवल पे फेडरेशन को लेके, उनको हम लोगों ने है जो किस तरह, या फिर फेडरेशन को लेके या फिर अपने केंद्र लेवल पर भी जो आपस में न्यायपालिका और विधायिका इनके बीच में कोई भी विवाद उत्पन्न होते हैं, तो उनको हमने सोल्व करने के लिए कौन कौन से उनको निवारित करने के लिए तंत्र बनाए हुए, उनकी हम बात करेंगे। फिर इनसे संबंधित जो भी संस्थान है उनकी भी बात कर लेंगे। ठीक है, ये भी एक सबमिट हो गया। अब चौथा यूनिट क्या है? चौथा यूनिट मैंने पहले ही आपको डिस्कस कर लिया कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो भी आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके हम लोग जो फॉरेन, जो विश्व के जो अन्य संविधान है, अन्य जो महत्वपूर्ण देशों के जो संविधान है, उनके साथ में क्या, विश्व के देशों के संविधान के साथ में क्या करेंगे, एक कंपैरिजन करेंगे। और इसमें ये देखना पड़ेगा, उनसे तुलना करके देखनी है कि उनमें क्या चीजें हैं, हमारे यहाँ पे कौन सी चीजें हैं। क्या राष्ट्रपति शासन जो अमेरिका का में है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो दोनों बराबर है कि नहीं है, या फिर वहाँ पे जो राष्ट्रपति को चुनने का प्रोसेस है, यहाँ पे राष्ट्रपति को चुनने का प्रोसेस सेम है कि नहीं है। ब्रिटिश का जो संसदीय सिस्टम है और भारत का जो संसदीय सिस्टम है वो कहाँ तक सेम है। फ्रांस के राष्ट्रपति को चुनने का प्रोसेस और हमारे यहाँ पे चुनने का प्रोसेस क्या हाथ है। फ्रांस की जो धर्मनिरपेक्षता और हमारी धर्मनिरपेक्षता किस तरह से डिफरेंस है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़नी होती है। तो वो अपन लोग उसमें देख लेंगे जब वो टॉपिक की डिस्कस करेंगे तब। ठीक है, तो एक चौथा यूनिट हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है पांचवा टॉपिक ये है कि संसद, और अब यहीं से अपन को सीखना है। तो अब पहले, अब बाकी वाले टॉपिक है ना, छठा टॉपिक क्या है, तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना है, उसके संगठन है, उसके कार्य है, फिर सरकार के बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय है ना। ये ध्यान रखना, आपका जो 6 नंबर यूनिट अगर आप सिलेबस देख रहे हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कार्यपालिका, न्यायपालिका, और इनके क्या क्या देखने, इनकी एक तो संरचना क्या है, कैसे उनकी स्ट्रक्चर है, कौन कौन से इलेक्शन होता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें, और संगठन क्या है, इनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना हुआ है, और उनके कार्य क्या है। उसके बाद में आपको ये पढ़ना है कि सरकार के जो मंत्रालय हैं और जो भी डिपार्टमेंट है, जैसे वित्त मंत्रालय है, जैसे आपका विदेश मंत्रालय है ना, जो भी मंत्रालय है और जो भी डिपार्टमेंट भी है, उन डिपार्टमेंट जो भी विभाग को मंत्रालय, उनके भी कार्य क्या है, उनके भी काम प्रोसेस कहता है, वो कैसे चुने जाते हैं, वो सब चीजें बातें देखनी है। उसके अलावा देखना है कि आपको जो भी प्रभावक समूह होता है, जो भी प्रेशर ग्रुप्स होता है, प्रेशर ग्रुप इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है आपके, प्रेशर ग्रुप। तो प्रेशर ग्रुप है वो कैसे काम करते हैं। फिर जो इनफॉर्मल एंड नॉन, जो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे काम करते हैं, और शासन प्रणाली में उनकी भूमिकाएं क्या है। इनकी जो भी, जैसे देखो शासन जब चलाते हैं, कोई भी गवर्नमेंट बन रही है, मान लो नई गवर्नमेंट चल के आ रही है, गवर्नमेंट कोई भी काम ऐसा कर रही है जो ठीक नहीं है, तो उसके लिए जो ये प्रेशर ग्रुप होते हैं, तो ये प्रेशर ग्रुप उसको अपने जो कैसे आवाज उठा के, कैसे आंदोलन वगैरह करके गवर्नमेंट को नियंत्रित करते हैं। या फिर इसमें हम अपोजिशन की भी बात करते हैं, अपोजिशन है जो उसको कैसे है जो रोकता है। फिर कुछ जैसे एनजीओ वगैरह है, नॉन गवर्नमेंट वगैरह, वो इनको कैसे कैसे हैं जो गवर्नमेंट को अपने कार्यों को लिए प्रभावित करता है, शासन को कैसे उनको है जो चलाने में अपनी भूमिका सहयोग भी करता है। और जहाँ कहीं भी सरकार अगर गलत कर रही है, सरकार अगर नागरिकों के साथ में न्याय नहीं कर रही है, तो वहाँ पे है जो कैसे यूज करते हैं, वो भी हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो
आपका यूनिट नंबर 6 है वो काफ़ी विस्तारित है, बहुत ही एक ब्रॉड है, बहुत ही ओपन है, जिसके अंदर एक तो पहले कार्यपालिका और न्यायपालिका वो तो पूरा पढ़ना ही है, जो भी न्यायालय की प्रॉब्लम्स है। अब यहाँ पे लिखा हुआ नहीं, बट यहाँ पे इश्यूज वगैरह भी आपको पढ़नी है। जैसे जुडिशरी में अभी इश्यूज ये चल रहा है कि जुडिशरी में बहुत सारे न्यायिक निर्णय आए हुए हैं। जुडिशरी अपनी लगातार अपनी ब्रॉडिंग तो फैला रही है। जुडिशरी ने ऐसे तो बहुत कर लिया कि आर्टिकल 21 को भी बहुत ब्रॉड कर दिया, और भी है जो बहुत सारी चीज़ें शामिल कर रही है, नई नई जो पीएलआई वगैरह ले आ रही है। पीएलआई सही बोल रहा हूँ क्या मैं? उसको बोलते हैं ना कि न्यायिक जो याचिका होते हैं सीधे ले सकते हैं। उसको मतलब सीधे न्यायालय जो है अपनी स्वेच्छा से है जो इश्यू ले सकती है, अपनी तरफ ले सकती है। उस जो चीज़ें हैं पीआईएल बोलते हैं उसको शायद, वो चीज़ें हैं पब्लिक इंटीग्रेशन लिटिगेशंस, ठीक है, ओके। तो वो चीज़ें हैं, वो इस तरह से अपने बाउंड्री तो फैला ही, अपनी जुरिडिक्शन तो फैला रही है, बट क्या वास्तव में सुप्रीम कोर्ट अपने वो काम भी कर रही है? एक तरफ तो अपना विस्तार कर रही है अपनी शक्तियां फैलाने के लिए, बट वहीं यार जुडिशरी में खुद के केस सॉल्व नहीं हो रहे, है ना? और ये बात और कोई नहीं बोल रहा है, देश का राष्ट्रपति कह रहा है बार बार अलग अलग मनों पे जाते कि यार जुडिशरी जो है वो अपने केस टाइम पे नहीं सोल्व कर पा रही है। इसकी वजह से वो लोग सजाएं ज्यादा काट रहे हैं जिन्होंने कोई अपराध ही नहीं किया था। जुडिशरी की वजह से वो, इसका मतलब जुडिशरी उनको बिना अपराध के दंडित कर रही है। तो इसके लिए तो जुडिशरी के ऊपर खुद के ऊपर केस होने चाहिए। तो वो एक इश्यूज है, आलोचकों का ऐसा मानना है, मेरा ऐसा कुछ नहीं मानना भाई, सीधी बात बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं पे कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट लग जाए, तो ऐसा नहीं हो। तो ये एक इश्यूज है, तो इसके ऊपर हमें बात तो करनी पड़ेगी ना। तो वो सारे इश्यूज है वो भी हम जुडिशरी में पढ़ेंगे, कार्यपालिका के अंदर भी पढ़ेंगे। तो इस तरह से यूनिट नंबर 6, फिर 7वां यूनिट नंबर जो है, यूनिट नंबर जो 7 है वो प्योरली सिंपल एक लाइन इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस के लिए भी, जिसमें लिखा हुआ आपका जो पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो एक्ट है 1951 का, और उसको लेके बातें की हुई है, और इसको हमको पढ़ना है। और इसे हम जब चुनाव वाला सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम चुनाव आयोग पढ़ेंगे ना, पूरा चुनाव आयोग, चुनाव कैसे होता है, चुनाव को लेके कैसे मतदान प्रणाली होती है, मतदाता कैसे, पूरा अपने लक्ष्मीकांत ने एक सेगमेंट भी दिया हुआ है चुनाव को लेके, तो उसको पूरा पढ़ेंगे। तो अपन यहाँ वहाँ पे इसको भी पढ़ लेंगे, तो साथ ही यूनिट उसको साथ में कर लेंगे, ठीक है। अभी हाल ही में चुनाव आयोग में कुछ है जो चेंजेज हुए आपको पता होगा, तो देखना मेंस में प्रश्न दिखेगा आपको। पिछली बार नहीं पूछा 2024 में, 25 में पूछ लेगा, नहीं तो 26 में पूछ लेगा, पूछना ही पड़ेगा ना उसको, तो पूछेगा ऐसा अगर हुआ है चेंज, तो जरूर पूछेगा प्रश्न उसका, ठीक है। तो इस तरह से, और फिर 8वां टॉपिक है वो है जिसके अंदर 8वां टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको समझा दूं अगर किसी को सिलेबस नहीं समझ आया हो तो, ताकि आप समझ पाएं उसको और ठीक तरह से आप समझ पाएं कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें अपने हैं। तो देखो, आपका जो 8 नंबर जो टॉपिक है उसमें क्या है, एक तो लिखा हुआ है जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, जितने भी संवैधानिक पद है उन पर नियुक्ति कैसी होती है, और विभिन्न संवैधानिक नियुक्तियों की शक्तियां। इसका मतलब यहाँ पे जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है उसकी बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है, जैसे आपके लक्ष्मीकांत में प्योरली लिखा हुआ है, 5-6 बॉडी के नाम लिखे हुए, जैसे वित्त आयोग है, जैसे आपका यूपीएससी है, जैसे आपका चुनाव आयोग है ना। इस तरह से जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है उनका कहाँ पे प्रोविजन है, तो वो हम पढ़ लेंगे। इसको आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है, मैं सबके बता दूंगा। अब इसमें पढ़ना क्या है, तो एक तो उनकी संरचना क्या है, मतलब ये कैसे बने हुए अपने संविधान में, उनके कहाँ प्रावधान है, क्या प्रावधान है, वो पढ़ना है। उसके अलावा जो भी इनके पदों पर व्यक्ति बैठे हुए उनकी नियुक्तियां वगैरह कैसी होती है, जो इसने क्लियरली सिलेबस में भी मेंशन किया हुआ है कि पदों पर जो पदों पर कैसे नियुक्ति होती है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है। उसके अलावा हमें यहाँ पे ये पढ़ना है कि जो भी इनके निकाय है उनके काम क्या है, इसके कार्य क्या है, ठीक है, और इनकी शक्तियां क्या है, इनको पावर कौन कौन सी मिली हुई है, ठीक है, और की कार्य क्या है, शक्ति क्या है, और इनकी खुद की उत्तरदायित्व क्या है, क्या ये अपने उत्तरदायित्व पर कारगर साबित हुए कि नहीं हुए। अब ये तो हो गए सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी। अब इसके अंदर कौन कौन से हैं, जैसे यूपीएससी है, चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, ओबीसी का आयोग बना हुआ है, ईडब्ल्यूएस का ओबीसी के अंदर ही वो देख रहे हैं अभी वो है, और उसके बाद में है जो आप देखेंगे इसमें आपके अल्पसंख्यक के एसटी एससी के लिए आयोग बना हुआ है, एससी के लिए अलग आयोग बना हुआ है, और महिलाओं और बच्चों को उसके लिए भी एक आयोग बना हुआ है ना। तो ये हालांकि वो मेरे ख्याल से कॉन्स्टिट्यूशन आयोग नहीं है जो महिलाओं और वाला है, वो जो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन आयोग है उनके ऊपर आपको बात करनी है, जो भी संवैधानिक आयोग है उनके ऊपर आपको डिटेल से डिस्कशन करनी है। आयोग का मतलब सिर्फ आयोग नहीं है, वहाँ पे कोई भी ऐसी बॉडी भी है, कोई ऐसी मान लो काउंसिल भी है, उसको भी अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसकी भी यहाँ पे चर्चा करनी है कि उसकी संरचनाएं क्या होनी चाहिए, उसके पदों पर हैं जो कैसे नियुक्ति होती है, कार्य क्या होती है, शक्तियाँ कैसी होती है, और उनको लेके हैं जो किस तरह से उनको लेके डिबेट है, क्या कोई भी इश्यू जो आता है उसमें वो अपने जो शक्तियों का ठीक से उपयोग कर भी पाई है कि नहीं कर पाई है। मान लो जैसे हमने एसटी एससी के संरक्षण के लिए उनके एक आयोग बना हुआ है, तो कोई ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ नाम के लिए बना हुआ है, उनके पास कोई पावर ही नहीं है, नहीं उनके पास फंडिंग है, कुछ भी नहीं है।
या फिर कोई भी देश के अंदर कोई ST SC के लोगों के साथ में कुछ भी प्रताड़ना हो रही है, तो क्या वास्तव में वो आयोग बीच में आके उनकी कोई ऐसे मामले हैं जिनको उसने न्याय दिलाया हो, या वो सिर्फ आयोग बन के रह गए हैं? तो इस तरह से है। ठीक है, और इसमें आप एक अभी रिसेंटली एक ध्यान रखना, और जो सहकारी जो आयोग है ना, सहकारी आयोग अभी बना था ना, सहकारी समितियों के लिए आयोग बना, आयोग नहीं, वो अलग मंत्रालय बना हुआ है, तो उसको आप भी ध्यान रखना। मंत्रालय के बारे में जो ऊपर लिखा हुआ था ना, टॉपिक नंबर 6 जो है, जिसके लिए लिखा हुआ था ना कि सरकार के मंत्रालय और विभाग, उसके अंदर इसको जरूर ध्यान रखना, सहकारी मंत्रालय भी बना था, वो आपके प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपका जो 8 नंबर यूनिट है वो पूरी तरह आपका कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के बारे में है, 8 नंबर यूनिट। तो उसको आपको जितने भी यूनिट बॉडी जो आप पढ़ते हैं, नॉर्मली यूपीएससी के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, वो सिर्फ ऐसे सोचते हैं कि यार यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में प्रश्न आएगा मेंस में, सॉरी प्रीलिम्स के अंदर पढ़ के चले जाएंगे। अरे यार ऐसा नहीं है, आप कभी ठीक से अपना सिलेबस खोल के देखो, वहां पे ये चीज लिखी हुई है। अगला देखो, अब आप मन में आई क्या सर सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन वाला है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि कहने का मतलब जो विधिक आयोग है, जो कार्यकारी आयोग है, जो विनियामक संस्थाएं हैं, जो अर्ध न्यायिक आयोग है, क्या वो नहीं है सिलेबस में? वो भी है। अपना अगला जाके यूनिट नंबर 9 देखो, 9 नंबर यूनिट पे क्या लिखा हुआ है? इंग्लिश में लिखा हुआ है स्टेट्यूटरी, रेगुलेटरी एंड वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज। इसका मतलब इनने सारी चीजें कवर कर ली, संवैधानिक बॉडियों को भी। कौन कौन सा बॉडी? एक तो सांविधानिक, सांविधिक सॉरी, संवैधानिक भी चलता है, इंग्लिश में स्टेचुरी ध्यान रखना, सांविधिक। और विनियामक नहीं, रेगुलेटरी कोई भी बॉडी है तो विनियामक वो वाली बॉडी। और इसके अलावा क्वासी जुडिशियल जो भी बॉडी होती है, जैसे अर्धन्यायिक बॉडी होती है, जैसे अर्धन्यायिक में कौन कौन सी आएगी बताता हूँ अभी। अर्धन्यायिक जो निकाय है वो भी इसमें आ जाएगा। मैं अभी थोड़ा ये सिलेबस लिख रहा हूँ तो जल्दबाजी में खराब राइटिंग में लिख रहा हूँ, राइटिंग अपनी सुंदर है, मैं देख के अभी दिखा दूंगा। ठीक है, ऐसे मत सुनना कि राइटिंग बहुत खराब है, राइटिंग सुंदर है। ठीक है, तो क्वासी जुडिशियल में कौन सी चीजें आएंगी? जैसे आपको इसमें ये चीज आ सकती है कि नीति आयोग, जो आपका नीति आयोग है वो यहाँ पे आ सकता है। जो आपका नीति आयोग है ना, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, नीति आयोग कहाँ यहाँ पर, नीति आयोग यहाँ नहीं आएगा, नीति आयोग यहाँ पे आएगा। कार्यकारी आयोग में विधिक भी नहीं है, नीति आयोग आएगा कहाँ पे? कार्यकारी आयोग में। जो रेगुलेटर लिखा हुआ ना, इसके अंदर नीति आयोग आ सकता है। इसमें संवैधानिक आयोग में, विधिक आयोग में कौन कौन से आएंगे? जैसे मानव अधिकार आयोग है वो इसमें आ जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल हम बताएंगे आगे, चर्चा करेंगे तब। अब क्वासी जुडिशियल में कौन आ जाएगा? आपने देखा होगा जितने भी ट्रिब्यूनल है, जैसे हरित प्राधिकरण, अब एक ग्रीन ट्रिब्यूनल बनी थी ना, वो इसमें आ जाएगी। ग्रीन हिंदी में क्या बोलेंगे? हरित न्यायाधिकरण बोलेंगे शायद, अधिकरण है ना, हरित अधिकरण बोल सकते हैं इसको, हरित अधिकरण। तो हरित अधिकरण जो है ना, वो किस में आ जाएगा? क्वासी जुडिशियल। क्वासी जुडिशियल का मतलब है कोई अर्ध रूप से न्यायिक रूप से काम करती है, अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में काम करती है। इनके मूल काम उसका न्याय देना नहीं है, बट वो कभी कभी न्यायिक के रूप में भी काम करती है। ठीक है, जैसे अगर आप देख सकते हैं कि जैसे संसद, अपनी संसद जो है ना, वो भी अर्ध न्यायिक रूप से काम करती है। आप सोचेंगे यार इस हमें तो कभी पता नहीं था ऐसे कैसे कर सकती है। देखो आपने ध्यान से सुनना इस बात को, आपको समझ आएगा अर्धन्यायिक रूप से कैसे काम करती है। मुझे बताओ अपना पार्लियामेंट जो है, हालांकि अब आगे बात पढ़ेंगे इसको, आपका जो पार्लियामेंट है इसका मूल काम क्या है? आप कहेंगे सर इसका नाम है विधि बनाना। ठीक है, इसका मतलब मूल काम तो ये है। लेकिन मुझे बताओ अभी आपके एक यशवंत शर्मा नाम के एक जो न्यायाधीश है, उनके ऊपर अभी कुछ आरोप उठे हुए, फिर उसके ऊपर एक जांच कमेटी बैठी, उसने जांच कमेटी ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि इसके हाँ बिल्कुल इसको हटाना चाहिए पद से। तो जो पद से हटाने की जो प्रोसेस हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? जो न्यायाधीश जो है, जजेज जो है, उसको हटाने के लिए प्रोसेस जो कहाँ पे हो रहा है? कौन हटा रहा है? तो आप कहेंगे सर पार्लियामेंट हटा रही है। क्यों हटा रही है? सवाल ये कि क्यों हटा रही है, अब आपको तब समझ में आएगी। तो सर कहेंगे आपके यार न्यायालय उस न्यायाधीश को इसलिए हटा रही है, जुडिशरी सॉरी उसको पार्लियामेंट इसलिए हटा रही है चूंकि उन्होंने कुछ, उनके ऊपर आरोप लगे हुए थे, ऐसा आरोप लगे हुए कि उन्होंने कुछ करप्शन किए हैं, कुछ है जो आपराधिक काम किए, है ना। आपराधिक यहाँ पे कहना सही नहीं होगा, कह सकते हैं उन्होंने जो कुछ सिविल है जो डिस्प्यूट किए हैं, सिविल उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं सिविल रूप से, क्योंकि पैसों वगैरह मामला सिविल होता है, आपराधिक नहीं होता है। ठीक है, तो सिविल वाले मामले लगे, इसका मतलब उन्होंने कुछ ना कुछ तो गलती तो की है, इन्हें कुछ ना कुछ उन्होंने सजा लायक काम तो किया है। अब सजा कौन दे रहे? इनकी सजा क्या है? इनकी सजा संविधान में ये है कि इनको पद से हटा दिया जाए। तो बताओ सजा कौन दे रही है? पार्लियामेंट दे रही है। सजा कौन दे रही है? पार्लियामेंट दे रही है। वैसे तो पूरे देश पे कोई भी क्राइम होता है तो सजा कौन देता है? आपका जुडिशरी देती है। बट जुडिशरी के न्यायाधीश कोई भी गलती कर रहे हैं तो उसको सजा कौन दे रहा है? पार्लियामेंट दे रहा है। तो जहां जहां जब भी पार्लियामेंट किसी भी व्यक्ति को पद से हटाने के लिए काम करती है, इसका मतलब उसने हद हटा क्यों रहे हो पद से? क्योंकि उसने कुछ है जो अनइथिकल काम किया है, या कह सकते हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है, तभी तो उसको हटा रहे हो।
संविधान के नियमों के साथ में नहीं चला तभी तो उसको हटा रहे हैं ना। और संविधान के नियमों के साथ में नहीं चला काम कर रहा है, इसका मतलब कुछ ने उससे गैर न्यायिक काम किया। और अब देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए उस व्यक्ति को वहां से हटा रहे हैं, इसका मतलब उसको सजा दे रहे हैं। तो देश की जनता को न्याय देने के लिए सजा दे रही है। इस मतलब आप बताओ अब मुझे कि अब कोई जज जिसके ऊपर आरोप लगे हुए थे और उसको जुडिशरी अपने पार्लियामेंट हटा रही है, तो क्या वो अर्धन्यायिक काम हुआ कि नहीं हुआ? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल वो अब अर्धन्यायिक काम हुआ। कि अर्धन्यायिक कैसे हुआ? कि वैसे तो उसका काम लॉ बनाना है, लेकिन कभी कभी वो न्यायिक रूप से भी काम करती है, न्यायिक बॉडी के रूप में भी काम करती है, तब उसको बोलते हैं वो अर्धन्यायिक रूप से काम कर रही है। ठीक है। और जैसे मान लो राष्ट्रपति है, अब राष्ट्रपति के ऊपर मान लो कभी इम्पीचमेंट आए, महाभियोग आए, तो महाभियोग राष्ट्रपति के ऊपर क्यों आया? क्योंकि राष्ट्रपति हो सकता है कुछ उस तरह से काम नहीं है क्या हो, तभी तो उनको हटाने की नौबत आई। अब अगर राष्ट्रपति को हटाया जा रहा है, मतलब ये है कि उनको सजा दे रहे हैं, उनको एक न्याय दे रहे हैं देश की जनता को, तो वो न्यायिक रूप से काम करेगी। तो पार्लियामेंट जो है कभी कभी न्यायिक रूप से भी काम करती है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक। तो इसीलिए बोल सकते हैं कि वो अर्धन्यायिक संस्था है। तो अर्धन्यायिक निकाय जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसके अंदर पार्लियामेंट है, या फिर यहाँ पे पार्लियामेंट तो चूंकि अलग से लिख दिया है तो वहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे हरित प्राधिकरण जितने भी अधिकरण जो वगैरह होते हैं ना, जिसको हम ट्रिब्यूनल बोलते हैं, वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे अर्धनिकाय के रूप में। ठीक है। तो इसमें तीन चीजें लिखी कि इसके अंदर वो सारे आयोग आ जाएंगे। एक तो जो सांविधिक आयोग है वो सारे यहाँ पे आएंगे, सांविधिक बॉडी जितनी भी, वो रेगुलेटरी बॉडी यानी कि कार्यकारी बॉडी जो कि जैसे अपने नीति आयोग वगैरह ये सारी उसमें आ जाएगी। फिर है जो अर्धन्यायिक निकाय जो बॉडी है वो भी इसमें आ जाएगी। इसका मतलब जितने भी आयोग जो लक्ष्मीकांत में लिखा हुआ है जिसको आप नॉर्मली छोड़ के चले जाते हो, रेगुलेटरी के अंदर कौन आ जाए, जैसे ईडी है, ईडी जो आपका है ना, ईडी वाला इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। उसके अलावा आपका जो सीबीआई है, सीबीआई भी यहाँ पे आ जाएगा, ये रेगुलेटरी वाला है ना ये। और इसके अलावा जैसे मान लो सेंट्रल विजिलेंस जो एक्ट सीवीसी जिसको बोलते हैं, सेंट्रल विजिलेंस जो कमीशन है वो भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे जो भी मतलब कहने का मतलब है अपने जो लक्ष्मीकांत में जो भी लिखे मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो, चाहे वो इंस्टीट्यूटिव बॉडी हो, चाहे वो रेगुलेटरी बॉडी हो, चाहे वो क्वासी जुडिशियल बॉडी हो, सारी जो भी बॉडीज लिखे हुए वो अपने यूपीएससी के मेंस के सिलेबस जीएस पेपर 2 में टॉपिक नंबर आपका 8 और टॉपिक नंबर 9 दोनों उसमें लिखे हुए हैं। तो आपको ध्यान से रखना है, इसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक है। अब जो आपके टॉपिक नंबर 9 तक तो हो गया। अब टॉपिक नंबर जो 10 है, 10 के बाद में हम कहेंगे कि 10 में तो हल्का सा हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा गवर्नमेंट को करंट का इश्यूज कह सकते हैं। 10 नंबर जो टॉपिक है उसमें करंट ज्यादा लिखा हुआ है, करंट के बारे में है। उसमें क्या लिखा हुआ है कि सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। कहने का मतलब है गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज वगैरह होती है ना, कोई भी नई पॉलिसी लेके आ रही है ना, उसकी लेके कोई भी मान लो कुछ डिस्प्यूट्स है, उसके क्या क्या, पहली बात तो पॉलिसी क्या क्या फीचर्स है, पॉलिसी अपने आप में है क्या, क्योंकि एज ए आप सिविल सर्वेंट को आपको पता होना चाहिए कि जो भी सरकार नई पॉलिसीज लेके आ रही है उसका क्या अपने आप में फीचर्स है, पता होना चाहिए। फिर वो फीचर्स है तो वो अगर मान लो किसी वजह से डिस्प्यूट में है, किसी वजह से विवाद में है, तो क्यों विवाद है, उसके क्या समाधान हो सकते हैं, इस तरह से आपका टॉपिक नंबर 10 है। अब आगे जो आपके टॉपिक लिखे हुए, मैं अभी आप आगे वाले टॉपिक पढ़ के नहीं बताऊंगा, बस बता रहा हूँ। आपका टॉपिक नंबर 11, 12, 13 और 14, ये जो 11, 12, 13 और 14 नंबर जो यूनिट है, ये आपके इंडियन जो लिखा होता ना कि वहाँ पे सोशल जस्टिस के ये चैप्टर है सारे के सारे। बट इनको आप ध्यान से देखना, ये पता चलेगा कि ये सोशल जस्टिस वाले पूरे सारे वाले जीएस, अगर आपने पॉलिटी को ठीक से पढ़ लिया तो ये वाले टॉपिक बस इनको सॉल्व करने के लिए बस थोड़ा सा आपको चाहिए होगा करंट अफेयर का मलबा और कुछ अच्छे फैक्ट, कुछ अच्छे कीवर्ड्स और कुछ अच्छे एग्जाम्पल, और फिर इनको आप उत्तर लिखने कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस शर्त है आपका पॉलिटी अच्छा हो, पॉलिटी ठीक से पढ़ा हुआ हो। अब जो बच्चे इंडियन सोशल जस्टिस के लिए जो 50 क्लास करते हैं, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई यूज है ना। तो ये बात हो गई। उसके बाद आपका टॉपिक नंबर 15, 16 दो जो टॉपिक है ये आपके है किसके लिए, गवर्नेंस के लिए। ठीक है। गवर्नेंस के लिए टॉपिक कौन से, 15 और 16, और इन दोनों टॉपिकों को मेरे ख्याल से पॉलिटी से समझ लेना चाहिए और फिर जाके आपके इथिक्स के साथ में पढ़ना चाहिए। तो इथिक्स में आपके सिविल सर्विसेज के लिए जो टॉपिक है ना, उनके साथ में इनको कनेक्ट करके फिर पढ़ना चाहिए। ठीक है। तो वो अच्छे से आपका कोरिलेट कर पाएंगे, कॉमन एग्जाम्पल कॉमन कीवर्ड्स भी आ जाएंगे उसमें। ठीक है। उसके बाद आपका टॉपिक नंबर 17, 18, 19, 20, इसमें देखो जब आप कहते हो ना कि सर आप ब्रिक्स के यूपीएससी प्रीलिम्स में ब्रिक्स से क्यों प्रश्न पूछ रही है, आसियान कंट्रीज से क्यों प्रश्न पूछ रही है ना, या फिर कह सकते हैं जो संघाई कन्वेंशन होता है वहां से प्रश्न क्यों पूछती है, G20 से प्रश्न क्यों पूछती है। अरे यार वो सिलेबस में मेंस में लिखा हुआ है, आप जाके कभी सिलेबस को ठीक से देखो तो सही, जाके देखो ठीक से क्या लिखा हुआ है। 17 नंबर में लिखा हुआ भारत और उसके पड़ोसी संबंध, यानी पड़ोसी देश जितने भी है उनके साथ में क्या संबंध है, पाकिस्तान के साथ में आतंकवाद हुआ, अभी प्रश्न देखना 2025 में मिलेगा आपको।
क्योंकि यहाँ पे सीधा है, पड़ोसी देश के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। फिर देखो, हम जितने भी बाइलेटर यानी कि द्विपक्षीय जो बाइलेटर जो भी देशों के साथ में संबंध होते हैं, जैसे भारत और ऑस्ट्रेलिया का संबंध कैसा है, भारत और बांग्लादेश का संबंध कैसा है, भारत और यूएसए का संबंध कैसा है, भारत और फ्रांस का संबंध कैसा है, और ये हमेशा ऐसे रेंडमली नहीं पूछते। अगर अपन के देश के प्रधानमंत्री रिसेंटली किसी अच्छे देश की साथ में अच्छे कोई कन्वेंशन कर रहे हैं, जैसे अभी हमने यूके के साथ में कुछ ट्रेड एग्रीमेंट की है, तो अब वहां से वो प्रश्न उठ सकता है। ठीक है, क्योंकि हमने कुछ बायलैटरल कन्वेंशन किए, बायलैटरल कुछ है जो कह सकते हैं एग्रीमेंट किए, तो वहां से प्रश्न बढ़ेगा। फिर कुछ रीजनल कोई भी हमने समूह है, बायलैटरल समूह है या कोई रीजनल रीजनल का क्षेत्रीय समूह, जैसे एग्जाम्पल के लिए अपना एक जो ये सार्क नाम का संगठन है ना, वो इसमें आएगा। अपना क्षेत्रीय संगठन है कि नहीं, बिल्कुल है, तो सार्क इसमें आ जाएगा। फिर वैश्विक समूह जैसे G20, ग्लोबल एक जो है ना वैश्विक रूप से समूह है, ये कौन सा, G20। ठीक है, इसके अलावा G7, अभी हाल ही मीटिंग चल रही है कनाडा के अंदर। अब कनाडा भारत, वहां से प्रश्न देख लेना, हो सकता है मेन से प्रश्न आ जाए G7 को लेके, प्रश्न आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ ना वैश्विक समूह, ग्लोबल ग्रुप्स, तो G7 से प्रश्न आ सकता है। फिर आपके ब्रिक्स से प्रश्न आ सकता है, प्रीलिम्स में भी आ सकता है, मेंस में प्रश्न आ सकता है, आसियान से आ सकता है, बिम्स्टेक्स जो है उनसे आ सकता है। ठीक है, फिर जो भी मान लो ये तो जितने भी विश्व के अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण जो भी है उनसे प्रश्न आएगा। उसके बाद में क्या लिख रहा है, चलो पूरा लाइन पढ़ लेता हूँ कि एक तो द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। करार का मतलब कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, वो सारे इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, बायलेटर, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडियाज एंड या और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। यानी कि ऐसे, पहली बात तो वैश्विक समूह को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर वैश्विक समूह को पढ़ेंगे ही नहीं ठीक से, तो फिर कैसे समझेंगे कि उनकी क्या मतलब अपने देश के लिए हित है, क्या अहित है, क्या समझ में आएगा। तो एक तो पहली बात तो इन सारे जो भी इंपॉर्टेंट ग्लोबल बॉडीज है, चाहे वो रीजनल हो, चाहे वो अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध हो, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे कोई वैश्विक लेवल पे कोई ग्लोबली अच्छे जैसे वर्क कर रहे हो, उनकी उनकी बॉडीज कैसे है, भारत उनका सदस्य है नहीं, उनका काम क्या है, फंक्शन क्या है, कैसे काम करते हैं, वो सारा पता होना चाहिए। उसके बाद में कोई रिसेंटली उनका कोई कन्वेंशन हुआ है, तो उसमें कोई ऐसा तो कोई स्टेप नहीं लिया गया है जिसका इफेक्ट इंडिया पे पड़ रहा हो। ठीक है, जैसे इसमें WTO भी आ जाएगा, ये भी ध्यान रखना, हालांकि अपने और वो इकोनॉमिक के पर्सपेक्टिव से है, बट यहाँ पे WTO वो भी आएगा। जैसे अभी ट्रेड को लेकर दुनिया भर में बहुत एक ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, तो वहां पे आपका दिमाग मानना चाहिए WTO की, यहाँ पे हो सकता है कि प्रासंगिकता पूछ ले कि ट्रेड एग्रीमेंट के लिए, ट्रेड अगर वो ठीक से चले, ट्रेड व्यवस्थित रूप से चले, उसके लिए हमने उस एक बॉडी को बनाया था, बट उस बॉडी का भी कोई रिलेवेंस ही नहीं है। वर्ल्ड बैंक पढ़ना पड़ सकता है यहाँ पे, IMF पढ़ना पड़ सकता है यहाँ पे, है ना। इंटरनेशनल में ये सारी बॉडियां आएगी, IMF आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, WTO आएगा, WHO आएगा, WMO आएगा, है ना, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, वो सारी चीजें आ जाएगी, है ना। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान, इन सारे इनको पढ़ना है। तो अगर वो इंटरनेशनल कभी पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे अपन लोग। आप अगर पर्सनल लेवल पे पढ़ो तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए आगे से कि अगर कोई भी कन्वेंशन होता है, ऐसा नहीं है कि करंट का है, करंट का नहीं, वो आपका सिलेबस का हिस्सा है, इसके लिए आपको पढ़ना चाहिए। और फिर उसमें देखना क्या है, उनकी मेन स्ट्रक्चर तो देख लेनी है, फिर देखना है कि उससे इंडिया के हित कितने प्रभावित होंगे, इतने कि इंडिया के इंटरेस्ट कितने हैं जो प्रभावित होंगे, या कितना इंडिया को फायदा होगा। ठीक है, एक तो बात हो गई ये, तो ये चीजें हो गई। एंड उसके बाद में अगला जो पॉइंट है वो अपने यहाँ लिखा हुआ है कि भारत के हितों पर विकसित और विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव। देखो, जो भी विकसित देश है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड जो भी ग्लोबल नॉर्थ के जो देश हैं, उनकी नीतियां कैसी है, और विकासशील देश जो डेवलपमेंट कंट्री है, डेवलपिंग कंट्रीज है, जिसको हम ग्लोबल साउथ बोलते हैं, उनकी जो कंट्रीज है, उनकी जो पॉलिसीज है, ऐसा तो नहीं कि उनकी पॉलिसी कहीं ना कहीं इंडिया को इफेक्ट कर रही है, इंडिया के हित को कुछ इफेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, अभी डेवलपमेंट कंट्री में क्लासिक एग्जांपल बताता हूँ आपको सीधा। अगर आपको कभी मन में ये हो ना कि सीधा सिलेबस से चीजों को कैसे कनेक्ट करने चाहिए, मैं आपको दिखाता हूँ सिलेबस से कैसे कनेक्ट करते हैं। आप सभी ने रिसेंटली करंट में एक चीज पढ़ी होगी कि कार्बन जो टैक्स है, कार्बन टैक्स को लेके एक अपने जो यूरोपियन यूनियन है, उसने बोला है कि हम जो भी देश ऐसे जो कार्बन का पोल्यूशन करके और फिर किसी चीज का प्रोडक्शन करके और हमारे यहाँ पे बेचते हैं, उन देशों को हम लोग वरीयता नहीं देंगे या फिर उनके ऊपर कार्बन टैक्स लगाएंगे ट्रेड के मामले में। अब यूरोपियन यूनियन क्या है, आप कहेंगे सर ये तो डेवलपमेंट है, डेवलपिंग नहीं है, डेवलपमेंट है, विकसित है, डेवलपमेंट कंट्रीज है। तो अब इसकी एक नीति है ना, इसने अपनी एक नीति बनाई कार्बन टैक्स को लेकर ट्रेड के मामले में। अब इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, इंडिया के ऊपर पड़ेगा, पड़ेगा ना।
इसका इफेक्ट तो इंडिया के ऊपर पड़ना ही है, साफ श्योर पड़ने वाला है, क्योंकि इंडिया तो अभी डेवलपिंग कंट्री है ना। इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज अभी नहीं है कि वो अपने पोल्यूशन के लिए कोयले को पूरी तरह से हटा दे, क्योंकि इंडिया की मोस्ट ऑफ जो एनर्जी है वो तो कोयले से आती है। 70% अपने की जो एनर्जी होती है वो कोयले से आ रही है। तो अभी हमारी वो ताकत भी नहीं है, क्योंकि अभी हम डेवलपमेंट कंट्रीज है, उन लोगों ने तो अपना डेवलपमेंट कर लिया है, तो अब वो ऐसे रूल्स बना रहे हैं, वो तो विकसित हमारे पास वो थोड़ी। तो इसलिए हम तो अभी उस प्रोसेस में ना, तो हमारा तो अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ है, बट डेवलपमेंट कंट्रीज की ऐसी पॉलिसीज है जो हमारे ऊपर लागू हो रही है, जैसे कार्बन टैक्स। इससे हमारा विकास, हमारा एक्सपोर्ट जो होता है उन देशों को प्रभावित होगा, या हमारे ऊपर कुछ टैक्स वगैरह लगेगा जो हमें जो इफेक्ट करेगा। तो अब देखो, उस देश की जो अब यहाँ से प्रश्न अगर पूछना चाहिए यूपीएससी को, तो यूपीएससी कौन रोकेगा? अगर फिर आप ये सोचते हो कि नहीं सर, ये प्रश्न हमें गलत पूछ लिया, पूछना नहीं चाहिए था यूपीएससी को, है ना, तो फिर आप गलत हो। क्योंकि यूपीएससी ने सिलेबस में लिखा है कि विकासित और विकसित देशों की जो भी पॉलिसीज है, उनके साथ में ये भी लिखा हुआ, देखो ध्यान से देखो, 2 वर्ड लिखे हुए वहां पे, अपने सिलेबस पास में खोला हुआ, तो ध्यान से देखो सिलेबस को, कि इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स। पॉलिसी का तो है ही, पॉलिटिक्स का भी पूछ रहा है यूपीएससी, कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई डेवलपिंग या डेवलपमेंट कंट्रीज कोई भी उसकी अपनी पॉलिटिक्स भी है ना। देखो पॉलिसी तो चलो पढ़ने में समझ भी आ रहा है कि पढ़नी चाहिए ही चाहिए, कि उस देश की पॉलिसी अपने, क्योंकि ग्लोबल साउथ, ग्लोबल दुनिया में वो चीजें है, वैश्वीकरण जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रहा है वो इफेक्ट पड़ती है। बट यहाँ पे पॉलिटिक्स की भी बात कर रहा है। जैसे अभी ये जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, इसराइल और जो वेस्ट एशिया पूरे में जो ये अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये क्या है? ये पॉलिसी है या नहीं? क्या है? पॉलिटिक्स है। कौन सी? जियो पॉलिटिक्स। अब इसका इफेक्ट इंडिया में पहुंचेगा, जो आपके कहना चाहिए इसराइल, इसराइल एंड जो ईरान है, यहाँ पर पूरा जो वेस्ट एशिया है, इस पूरे वेस्ट एशिया के अंदर जो भी ये पॉलिटिक्स चल रही है, जिसको कह सकते हैं भू राजनीति, जियो पॉलिटिक्स जो चल रही है, इसका इफेक्ट इंडिया के ऊपर क्या पड़ेगा, इंडिया की नीतियों को कैसे प्रभावित करेगा, इंडिया के ट्रेड को कैसे इफेक्ट पड़ेगा, इसका आपको इफेक्ट पड़ना चाहिए। आपका सिलेबस इसकी डिमांड करता है क्लियर वर्ड में। आपका सिलेबस का पॉइंट नंबर 19 देखो जाके लिखा हुआ है, फिर उसमें एक वर्ड और लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिक्स का, जैसे मान लो अभी अपन के कुछ लोग हैं वो ईरान में बैठे हैं, अब वहां पे अपने जो प्रवासी व्यक्ति है वो इफेक्ट तो हो रहे हैं ना, बिल्कुल हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे? तो इसीलिए इसके साथ में हमने एक वर्ड और लिख दिया, प्रवासी भारतीय, जो भी माइग्रेंट इंडियंस हैं, इनमें हालांकि इंग्लिश में वर्ड लिखा हुआ, इंडियन डायस्पोरा लिखा हुआ है, तो प्रवासी भारतीय हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा है इंडियन डायस्पोरा जो लिखा हुआ है। ये जो लोग हैं वो जहाँ पे रह रहे हैं, अब इनको हमें इतना टेंशन क्यों हो रही है? पहली बात तो ये भारत के नागरिक है और वहां पे रह रहे हैं। दूसरा, हमें टेंशन इसलिए हो रही है, इतनी भारत को दिक्कत इस चीज से इसलिए है, यूपीएससी ने यहाँ पे इसलिए मेंशन किया है, क्योंकि इंडिया में जो बड़ी लेवल पे अभी हमने जो विदेशी मुद्रा भंडार का रिजर्व किया, अभी हमने रिसेंटली जो 7 बिलियन को भी हमने पार कर लिया था, सॉरी 700 बिलियन डॉलर को भी हमने पार कर लिया था। उसकी वजह ये है, सिर्फ मतलब बहुत बड़ा अमाउंट जो आता है वो हमें बाहर से आता है संप्रेषण के द्वारा, है ना, जो बाहर जो रेमिटेंस भेजते हैं, वहाँ के लोग जो हमें रेमिटेंस भेजते हैं, उसके द्वारा हमें मिलता है यहाँ पे विदेशी मुद्रा मिलती है, और विदेशी मुद्रा के बिना हम लोग दुनिया से ट्रेड कैसे करेंगे? इसके लिए उनका हमारे लिए इतना हित है, भारत के पॉलिसीज, भारत के जो डेवलपमेंट के लिए उनका इतना योगदान है, इसलिए उनका पढ़ना विषय। तो फिर वो माइग्रेंट कैसे है, उनको लेके क्या इंडिया की पॉलिसीज है, क्या इंडिया कर रहा है उनके लिए, या कोई भी देश में अगर कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे हमारा प्रवासी सुरक्षित है कि नहीं है। तो एक पॉइंट, जब भी इंटरनल रिलेशंस का जब भी आप पॉइंट लिखो, तो आपको ये ध्यान रखना कि वहाँ पे एक आपके प्रवासी भारतीयों का पॉइंट वहाँ पे आना ही चाहिए, कि भारत के कितने प्रवासी वहाँ पे है, कितना वहाँ पे रेमिटेंस मिलता है भारत की सुरक्षा के लिए, भारत ने जो उनकी सुरक्षा के लिए उस देश से क्या अपने हैं जो कुछ एग्रीमेंट्स कर रखे हैं, ये सारी चीजें। इसीलिए आप देखना, जब भी भारत के प्रधानमंत्री कोई भी राजनेता वहाँ पे जाते हैं, लीडर्स जाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स, तो वहाँ पे पहले अपने माइग्रेंट्स से मिलते हैं, क्योंकि वो हमें बहुत बड़ी मात्रा रेमिटेंस भेजते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका टॉपिक नंबर 19 हो गया, यूनिट नंबर 19 हो गया। फिर अंत में एक लिखा हुआ है महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। ये जो मैं W2 वगैरह की बात कर रहा था ना, वो यहीं पे आएगा, महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशन है वो यहाँ पे आएगी। एजेंसीज, कोई भी संस्थाएं हैं वो यहाँ पे आएगी। एजेंसीज एंड फोरा, फोरा मंच, जो भी मंच वगैरह है, फोरम है, वो वहाँ पे आएंगे। जैसे आईएमएफ का नाम ही है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है, वो वहाँ पे वही क्या, वो सारी चीजें वहाँ पे आ जाएगी। जैसे G20, अब G20 एक मंच दे रहा है ना। इन्वायरमेंट को लेके भी जितने भी कन्वेंशन है ना, उनको भी आप यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। जो भी इन, जैसे मान लो रामसर कन्वेंशन जो वगैरह जो भी है, उसको भी यहाँ पे पढ़ो। हालांकि वो इन्वायरमेंट पे आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, बट वो सेम ही चीजें, चाहे वहाँ पढ़ लो चाहे यहाँ पढ़ लो, प्रश्न यहाँ पे भी पूछ सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल दायरा है, वो इंटरनेशनल मंच दे रहा है आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़नी। और फिर अगला वर्ड लिखा हुआ अधिदेश। अधिदेश का मतलब होता है मैंडेट।
मैंडेट का मतलब देखो, पहली बात तो ये जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं इंटरनल लेवल्स पे, उन जो भी फॉरम्स है उनके आपको एक तो स्ट्रक्चर पढ़नी है कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी है, कौन उसके मेंबर वगैरह है, कौन इंडिया मेंबर उनका है कि नहीं है, क्या उनके काम वगैरह, वो सारी चीज़ें पढ़नी है। फिर उनका अधिदेश पढ़ना है, अधिदेश का मतलब मैंडेट, उनका काम क्या, उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस है। अगर आपने कभी इस तरह से अगर सिलेबस को पढ़ा है तो मेरे ख्याल से खूबसूरती सिलेबस की समझ में आई होगी। अगर आपने आज जो भी बच्चा यहाँ तक पहुंचा इस क्लास को देखते देखते, उसको एक बात यहाँ से ये तो समझ में आ गई है कि अपने सिलेबस पढ़ने के बाद में ये लग रहा है कि यूपीएससी जो भी प्रीलिम्स से प्रश्न पूछता है वास्तव में वो सारे लॉजिकल प्रश्न है, पेपर हार्ड नहीं है। पेपर इसलिए हार्ड है क्योंकि हम लोग कोचिंग संस्थानों के पीछे फिदायीन बन जाते हैं, अपना कभी सिलेबस ही नहीं देखते हैं। उनको जो आता है, जितना उनको अच्छा लगता है, 50 क्लासें उनसे पहले से निर्धारित होती है, उनमें जो जितना पढ़ा पाते हैं उतना पढ़ा दिया, बाकी चले गए। तो अगर हम लोग इस तरह से अपना सिलेबस पढ़ेंगे, सिलेबस को पढ़ के सिलेबस के एक एक टॉपिक के ऊपर हमने माइन्यूट नोट्स, जैसे सिलेबस की डिमांड है वैसे पढ़ के जाएंगे, तो यार आपका कभी फिर मार्क्स कम क्यों आएंगे। यूपीएससी सिलेबस से बाहर थोड़ी जाता है, यूपीएससी सिलेबस से बाहर कुछ पूछता ही नहीं है। ठीक है, तो ये अपना सिलेबस है। अब अपना जो शुरू करने वाले हैं वो अपन टॉपिक नंबर कहाँ से शुरू करेंगे, आपका टॉपिक नंबर 5 से शुरू करेंगे, पार्लियामेंट वाले जैसे। ठीक है, तो अपन इसको हटाते हैं और अब शुरू करते हैं। शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी मुझे कहने में थोड़ा सा संकोच आ रहा है। क्यों आ रहा है संकोच, क्योंकि 1 घंटा और 40 मिनट हो चुके हैं। 20 मिनट बटे, चलो ठीक है, फिर भी मैं या क्या करें, आज इसको यहीं पे एंड करें क्या। मतलब मुझे लग रहा है कि अब इसको नए टॉपिक से शुरू करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, आज ऐसे समझ लेते हैं कि हमने एक सिलेबस का डिस्कशन कर लिया है। अपन अब कल तो संडे है, कल तो शायद इसकी क्लास नहीं आ पाएगी, क्योंकि कल तो अपनी क्लास आएगी पीवाईक्यू के लिए। ध्यान रहे, देखो कल को अपनी क्लास आएगी ना, वो पीवाईक्यू के लिए आएगी। पीवाईक्यू के लिए अपनी क्लास आएगी कल के दिन। ठीक है, जैसे हम प्रीलिम्स की पीवाईक्यू करवाते हैं, एक क्लास पहले डाली हुई है, जो भी नया व्यक्ति है वो उसको पहले देख लें और फिर कल वाली क्लास कंटिन्यू करें। और फिर मंडे से अपन लोग हैं जो आज, चलो ऐसे समझ लो आपके सामने सरप्राइज खुल गया है पूरा का पूरा, आपको मैंने ब्रीफ कर दिया, आपको मैंने सिलेबस समझा दिया है। अब हम मंडे से जो शुरू करेंगे, आप चाहे तो आप भी पहले से हैं जो पढ़ सके आ सकते हैं। मंडे से जो अपनी क्लासेस शुरू हो गई, और वो किसके लिए शुरू होगी, तो वो अपन के पार्लियामेंट के टॉपिक से शुरू होंगी। और हम पूरा पार्लियामेंट ध्यान से पढ़ेंगे, पूरा एक एक पॉइंट पढ़ेंगे। जो भी पॉलिटी इस दिनों पढ़ रहा है जिसका फाउंडेशन अच्छा नहीं, वो हमारे साथ में हो जाना। चूंकि हम थोड़ा सा धीरे चलेंगे तो ऐसा कर लेना, अपना कोई दूसरा जो ऑप्शनल वगैरह है उसको आप ज़्यादा टाइम देना, और ऑप्शनल अभी साथ साथ में कर लेना। ये भी चलता रहेगा, ऑप्शन भी चलता रहेगा। फाउंडेशन के सब्जेक्ट मैं करवा दूंगा, और इतना आपको विश्वास दिलाता हूँ यार कि मैंने जो 5 वो फाउंडेशन की सब्जेक्ट बताए हैं ना, अगर वो आपने ठीक से कर लिए तो बाकी आप जो छोटे मोटे विषय है ना, जैसे इंडियन सोसाइटी है, सोशल जस्टिस है, गवर्नेंस है, और जो जो भी टॉपिक है, इंटरनल रिलेशंस वगैरह, ये आप वैसे ही कर लेंगे। करंट ठीक से पढ़ना, और आपको मैं इतनी समझ दे दूंगा कि फिर उसको आप है ना 5-5 दिन में अपन कर लेंगे। ये इंटरनल रिलेशंस वाले हैं वो अपन 5-5 मिनट में भी कर, मतलब 5-5 दिन में कर लेंगे। 5-5 6-6 दिन लेंगे, 3-3 घंटे की क्लास से करेंगे, और उनको जल्दी जल्दी उनको अपन कवर कर लेंगे। बस वो सारा फैक्ट दे देंगे, करंट के इश्यूज वगैरह आपको उनमें डिस्कस कर लेंगे, आपको लिखने का तरीका समझा देंगे कि इंटरनल रिलेशन, जैसे अब मान लो देखो आईआर का कोई भी आपको उत्तर लिखना है ना, जैसे मान लो इंडिया, अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ था कि विकसित देशों की भारत की पॉलिसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। एक तो सीधा कोई पूछ ले तो उसको तो अपने करंट से करना ही करना है, क्योंकि वो करंट से क्वेश्चन आएगा। वैसे अगर मान लो इंडिया और यूएसए का मान लो, या फिर इंडिया फ्रांस का भी क्वेश्चन पूछता है, इंडिया एंड फ्रांस का मान लो क्वेश्चन पूछ लिया, तो उसमें लिखना क्या है, तो एक सेगमेंट आप लिखेंगे कि भाई पॉलिटिकल पॉलिसीज को लेके कोई हो रहा है तो वो देखेंगे, कोई बाइंडिंग हो तो। फिर अपने ट्रेड को लेके देख लेंगे, कोई भी अगर हुआ है ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो देख सकते हैं। तीसरा हमने टेक्निकल रूप से, जैसे हमने एआई को लेके कुछ कन्वेंशन की, वो कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर हमने कुछ कन्वेंशन की, वो आप यहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं। फिर अपने चौथा पॉइंट ये डाल सकते हैं कि अपने जो कल्चर है उसको लेके वो है जो क्या कर रहे हैं फ्रांस की कल्चर, वो अपनी जो है वो आपस में कैसे कोरेंट है, कितने लोग यहाँ से वहाँ पे जा रहे हैं। फिर अपने मैंने अभी कहा कि अगर इंटरनल की बात करेंगे तो अपन वहाँ पे हमेशा एक माइग्रेशन का जो टॉपिक है, प्रवासी जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, उसका पॉइंट जरूर देखें यहाँ पे। तो इस तरह से अगर अपन पॉइंट देंगे सारे, एक पॉइंट अपन देंगे टेक्निकल का मैंने दे दिया, और अब जैसे एक पॉइंट अपन दे सकते हैं इसमें, जो कह सकते हैं कि अभी मेरे दिमाग, हाँ, ईवीएस इन्वायरमेंटल जो लेवल पे, जैसे कोई भी पॉलिसीज में कोई इश्यूज वगैरह आ रहे वो आ रहे। अब एक तो ये दे दें कि इसमें क्या हमारे प्लस पॉजिटिव पॉइंट, क्या हमने कौन कौन सी नीति अपना रखी है, कैसे हम लोग आपस में कोलैबोरेशन करके दोनों देश चल रहे हैं। और दूसरा पॉइंट अपना यहाँ साथ में ये भी हो सकता है कि अब इसमें कुछ चैलेंजेस क्या क्या है, जैसे अपन यहाँ पे एग्जाम्पल दे दें कि कोई भी करंट के इश्यूज होंगे, जैसे अभी मैंने बताया कि फ्रांस जो है वो, फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन का ही पार्ट है, तो उसमें है जो वो फिर कैसे एक अलग से कह सकते हैं कि उनकी जो पॉलिसी जो भारत पे इफेक्ट करेगी, वो सारी चीज़ें वो अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर अपन दे देंगे अगर उत्तर, तो फिर आईआर का उत्तर हो गया ना। और आईआर में क्या पढ़ोगे आप, है ना, बस उसका अपन ट्रेड सीधा, जब भी ऐसे इंटरनल होते हैं ना, तो हमेशा सीधा ट्रेड से और माइग्रेशन की संख्या का सीधा अपन इंट्रोडक्शन दे दो, जिसको एरोनी बेस होना चाहिए, एरोनी में, और एरोनी बेस देके और फिर अपना पॉइंट डालो सीधे,
5 पॉइंट की पॉइंट माने दो, वर्ड कीवर्ड डालो, एग्जांपल डालो, अपना उत्तर खत्म करो। अब ये पॉइंट कहाँ से आए? ये पॉइंट सारे के सारे जीएस से आ गए ना, करंट अफेयर से आ गए। बट अपन उसको सीख लेंगे इस तरह से, सारा वो 5-6 दिन का टाइम लेंगे, जो भी 6 मिनट डालना, फाउंडेशन अच्छे से समझाएंगे, फिर छोटे वाले सेगमेंट को थोड़ा थोड़ा टाइम लेके कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यार आज इतना यहाँ पे इनफ है। अपन मंडे से क्लासेस शुरू करेंगे, और क्लासें हैं जो आपके मंडे से लेके हैं जो कब तक चलेगी, सैटरडे तक क्लासेस चलेगी। और फिर संडे की आपकी एक क्लास आएगी, किसके लिए? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो भी प्रीलिम्स के लेवल पे, उसको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब यूट्यूब का ये सेम टू सेम जो मैंने बोला, यही शेड्यूल फॉलो होगा। आपको डेली क्लास मिल जाएगी। कोशिश करेंगे कि कभी छुट्टी ना हो उनके बीच में, नॉर्मली रेगुलर लाइक। हाँ, कोई बहुत बड़ा इश्यू हो गया तो उसमें पहले से आपको सूचित कर देंगे। बाकी आप जुड़िए, और आप कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, पूरी तरह से समझाएंगे आपको एक एक चीज़ को। अगर आप पर्सनल लेवल पे समझ रहे हैं, दिक्कतें आ रही है, तो अभी उसको होल्ड कर दो। मैं आपको साथ में बताऊंगा, साथ में ये भी बताता जाऊंगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अपन नोट कर लो। तो साथ में उनको नोट करते रहना, अपने नोट्स भी बनते जाएंगे साथ में एग्जाम के लिए, और समझ भी आ जाएगी वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, बाकी वाले बाद ज्योग्राफी वगैरह बाद में कर लेंगे। और अब आपके कई बच्चों की सारी कॉम्प्रिहेंसिव वाली क्लासें आती थी, अब कॉम्प्रिहेंसिव क्लासें मैंने अभी होल्ड की है। उसकी वजह है कि एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले नहीं रहे हो, क्योंकि आपका ऐसा मानना है कि एग्जाम से थोड़ा पहले ही करेंगे। तो यार कर लो फिर, जब आपको सबके यही मन में है कि तभी करेंगे, तो फिर कर लो सब वहीं पे, तभी कर लेना। और क्या, मेरे कौन सी जल्दी, मेरे तो कॉम्प्रिहेंसिव हमेशा सही होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो फिर मैंने यही सोचा कि अब जो वहाँ पे मैथ वाली क्लासेस चल रही है सीसेट के लिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव वाली क्लास से अपन लोग एक बार ही फाउंडेशन वाला हो जाएगा, तो उसके बाद में आगे प्रीलिम्स 5-6 महीने की भेज लो, तब शुरू कर लेंगे। तब थोड़े आप भी, आपको थोड़ा आपको भी पता रहेगा कि आपके भी ध्यान में रहेगा कि मेरे यार नहीं हो रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव, तो आप भी पढ़ लोगे। अभी तो मेरे कितना भी बोलने पर आप पढ़ोगे नहीं। तो एक चीज़ अभी करने का क्या मतलब है जिसमें आपका इंटरेस्ट ही नहीं है, भले ही वो एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है, बट आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर मैंने कहा अभी इसको ही काम करते हैं अभी भी। ठीक है, बाकी आंसर कैसे लिखने हैं, और जो मेरी आंसर वाली क्लास है, वो साथ साथ में मैं क्लासेस में बताता रहूंगा। क्लासेस में बताऊंगा, जैसे टॉपिक पार्लियामेंट वाला खत्म होगा, इसमें जब पीवाईक्यू करवाऊंगा इसके, है ना, जो प्रश्न नए दूंगा, उसमें मैं प्रश्नों को तोड़ तोड़ के समझाना भी सिखाऊंगा, उनके उत्तर लिखते कैसे वो भी समझाऊंगा, कैसे पॉइंट जनरेट करने वो भी सिखाऊंगा। क्योंकि अभी मैंने कोशिश की थी उसको समझाने की, बट आपको कैसे समझाऊं यार, आपका फाउंडेशन ही अच्छा नहीं है। तो वो चीज़ें मैंने सोच के, फिर बहुत सोच समझ के मैंने स्टेप लिया, कई दिनों से मैं सोच रहा था। तो अभी ये सेगमेंट चलेगा। बाकी आपके आंसर राइटिंग जो कर रहे हो, मैं क्वेश्चन डेली करंट लेवल पे देता रहूंगा, आप उसके जो आंसर राइटिंग करते रहना साथ साथ में, जितना भी आप, जो एक हैबिट पड़ी रहेगी कम से कम। ठीक है, चलो यार यहाँ पे आप अभी एंड करते हैं। बाकी थैंक यू। आपको ये कैसा मेरा इन्वेशन अच्छा लगा, आप इसमें सोचते जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते हैं, इसके ऊपर मेरे को जरूर बताना, और कमेंट्स लिखना जरूर, कितना आपको इंस्पिरेशन लगा। जो भी बच्चा यहाँ तक, एक भी बच्चा सिंगल यहाँ तक पहुंचा है, वो बताना अपनी बात। ठीक है, थैंक यू। और मिलते हैं अपन कल तो अपन उस पर क्लास में मिलेंगे, कौन सी क्लास में, पीवाईक्यू वाले में। और नेक्स्ट जो क्लास होगी मंडे से अपन रेगुलर पार्लियामेंट वाले टॉपिक की शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच।